गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों जल्दी से जो भी जुड़ते जा रहे हैं मेरे को एक बार कंफर्म कर दें, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर आ रहा है क्या? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सारे बच्चे जो भी ज्वाइन करते जा रहे हैं एक बार मेरे को मैसेज कर दें। गुड मॉर्निंग। क्या बेटा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? क्या बेटा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग मनीषा, गुड मॉर्निंग निकिता, गुड मॉर्निंग अंजलि। सारे बच्चे जो कि अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं सबको गुड मॉर्निंग। चलो जी बच्चों, लास्ट क्लास में जो हम टॉपिक कर रहे थे शेयर एंड शेयर कैपिटल, शेयर एंड शेयर कैपिटल, और इसमें हमने फॉरफीचर तक की बात कर ली थी और उसके बाद शेयर्स को कैसे री इशू किया जाता है वो सारे एस्पेक्ट को हमने कवर कर लिए थे। तो केस नंबर 5 हम यहाँ बात कर रहे थे, शेयर्स आर इश्यू इन इंस्टॉलमेंट एंड एट द टाइम ऑफ पेमेंट इंस्टॉलमेंट सम शेयर होल्डर मेक डिफॉल्ट। कुछ शेयर होल्डर यहाँ डिफॉल्ट कर रहे हैं। केस नंबर 5 जब केस नंबर 6 के साथ मिक्स होकर के आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बच्चे कह रहे हैं सर केस नंबर 6 क्या है? मैंने कहा बेटा केस नंबर 6 है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट अपने आप में बहुत ही सिंपल होता है। प्रो राटा अलॉटमेंट की अगर हम बात करें इन प्रैक्टिकल लाइफ ये बहुत ही सिंपल एस्पेक्ट है, बहुत ही आसान है। लेकिन जब तक सिंपली प्रो राटा अलॉटमेंट रहेगा तब तक ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल एंट्रीज रहेंगी। जब प्रो राटा अलॉटमेंट थोड़ा सा मिक्स हो जाता है अदर थिंग्स के साथ में तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हम जो बात करते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट की, हम जब बात करते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट की तो प्रो राटा अलॉटमेंट दिक्कत करता है तब जब आपके शेयर्स के रेफरेंस में कुछ पेमेंट ना मिले हों, उनके शेयर्स को फॉरफिट किया जाए और साथ ही साथ में बच्चों शेयर्स पर जो अमाउंट पेंडिंग चल रहा है उसकी कैलकुलेशन से कनेक्टेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स आपके प्रो राटा अलॉटमेंट को टफ बना देती हैं। आज हम प्रो राटा अलॉटमेंट को एकदम से आसान करने वाले हैं, एकदम से इजी बनाने वाले हैं और प्रो राटा अलॉटमेंट ऐसा रहेगा इसके बाद हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रो राटा अलॉटमेंट के रेफरेंस में आपने बड़ी सारी टेबल मगअप करे होंगे, टेबल लर्न करे होंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे। वो टेबल कस्टमाइज टेबल हमको बनाने चाहिए, नीड के अकॉर्डिंगली वो टेबल हमें बना लेने चाहिए खुद ही। और जब हम टेबल बनाना सीख जाएंगे तो प्रो राटा अलॉटमेंट हमारे लिए टफ नहीं रहेगा। दैट मीन्स टेबल्स लर्न नहीं करने
कुछ स्ट्रक्चर माइंड में रिटेन नहीं करने, पहले से रटने नहीं है। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग कैलकुलेशन हमारी टाइम टाइम पर चेंज होती रहती है। क्वेश्चन कभी भी एक तरीके का नहीं रहता। इसलिए आपने प्रयास करना चाहिए कि प्रोराटा अलॉटमेंट को रटने के बजाय समझने का प्रयास करें। तो हमारा यहां पर पॉइंट नंबर 5 था, लास्ट पॉइंट जो हमारा था। अभी पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे। लास्ट जो हमने केस लेके चल रहे थे, केस नंबर 5 था। अभी हम बात करेंगे केस नंबर 6। केस नंबर 6, प्रोराटा अलॉटमेंट। बच्चे कह रहे हैं सर ये बताइए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और आप अपकमिंग बच्चों को भी गुड मॉर्निंग, जो आ चुके हैं उनको भी गुड मॉर्निंग दोबारा से। बेटा केस नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट। बच्चे कह रहे हैं सर प्रोराटा अलॉटमेंट को बताइए, समझाइए, ये प्रोराटा अलॉटमेंट है क्या। मैंने कहा बहुत आसान है बेटा, आप बताना जरा। कुछ बच्चे मेरा साथ दें, सहयोग करें। बच्चों मेरे पास यहां पर कुछ चॉकलेट्स हैं। चॉकलेट्स तो आई थिंक सबको ही पसंद होंगे। अब जिसको नहीं पसंद है, जिसको नहीं पसंद है वो ये ना बोले कि मुझे नहीं पसंद है, वो भी बोले मुझे पसंद है। सर पसंद है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे पास 8 चॉकलेट हैं और मैं कुछ बच्चों का सिलेक्शन कर रहा हूं। यहां जो बच्चों का सिलेक्शन कर रहा हूं मैं, मनीषा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं निकिता, साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं डिंकी, डिंकी, मनीषा, निकिता, डिंकी, रिया। 4 बच्चों का सिलेक्शन किया। अब कोई बच्चा बोले सर मेरा सिलेक्शन नहीं किया, तो बेटा एज्यूम कर लेना इनमें से कोई भी नाम आपका है, या इनमें से नाम रिप्लेस करके अपना नाम रख लेना। बताना बेटा, मैं इस चॉकलेट का बाइफरकेशन, मैंने निकिता नाम इसीलिए लिया कि कम से कम 2 बच्चों को बेहतर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो बताने का कोई फायदा नहीं है, बताने का कोई फायदा नहीं है। दोनों निकिता अपने आप को एज्यूम करके चले, क्योंकि एक तीर से 2 शिकार, एक नाम रखा, कम से कम 2 बच्चों को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि चॉकलेट मिल रहा है, इसीलिए मैंने ये नाम रख लिया। बच्चों मनीषा, निकिता, डिंकी, प्रिया, रिया, रिया, ये 4 बच्चे हैं। मैं चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहा हूं। ये 8 चॉकलेट है मेरे पास। मैं बोल रहा हूं कि एक काम करते हैं, 8 चॉकलेट में से एक निकिता को, एक डिंकी को, एक रिया को और 5 चॉकलेट मनीषा को। क्या बेटा ये इंसाफ है? क्या ये सही है? क्या निकिता, डिंकी और रिया निराश हो जाएंगे कि ये तो गलत किया, हमारे साथ इनजस्टिस किया? ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था भाई। 4 बच्चे हैं किसी के घर में, तो 4 बच्चों को इक्वली बांटना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए? यस या नो? निकिता बोल रही है बिल्कुल गलत सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मनीषा को 5 चॉकलेट, निकिता, डिंकी और रिया को 1-1 चॉकलेट। ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करें? बच्चे कह रहे हैं एक काम करो, किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, इसलिए आप एक काम कर लो, इन चॉकलेट्स को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लो, जिसमें किसी को बुरा नहीं लगेगा। अगला जो डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है वो 2:2:2:2:2, सबको 2-2 चॉकलेट बांट रहे हैं। दैट मीन्स यहां पर कोई भी बच्चा निराश नहीं है, सारे बच्चे खुश हैं। सारे बच्चे खुश हैं क्योंकि सबके साथ एक जैसा हो रहा है। किसी को कम मिला या ज्यादा मिला इस बात से फर्क नहीं पड़ता,
इस बात से फर्क पड़ता है जैसा दूसरे को मिला वैसा ही हमें मिला या नहीं मिला। और तो और छोड़ो, ये तो चॉकलेट की बात है। एग्जामिनेशन में अगर सब फेल तो हमें गम नहीं होता। अगर कोई पास हो गया हमारे साथ वालों में से और हम फेल हो गए तो वो हमारे लिए बड़ी समस्या होती है। अगर सारे के सारे फेल हो जाए तो हम क्या कहने वाले हैं कि सब फेल हो गए, इंस्टीट्यूट ने खराब रिजल्ट निकाला, हम क्या कर सकते हैं। बात क्लियर है। तब भी बहुत ज्यादा दुख नहीं होता जब सब फेल हो जाए, लेकिन अगर कोई पास हो जाए और हम फेल हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। दैट मीन्स सबको एक जैसा मिलेगा। तो ये ह्यूमन नेचर है कि सारे के सारे पर्सन खुश रहेंगे, कोई निराश नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। शेयर्स में भी कई बार ऐसा होता है, किसी किसी कंपनी का रेपुटेशन अच्छा होता है तो वहां पर लेट सपोज कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू करने हैं, 10,000 शेयर इश्यू करने हैं और एप्लीकेशन अगर 15,000 के लिए आए। अब ये तो हमारे पास ये तरीका होगा कि कुछ लोगों को ज्यादा शेयर दे दिए जाए तो कुछ को कम शेयर दे दिया जाए, कुछ का पैसा डायरेक्टली वापस कर दिया जाए, और एक दूसरा तरीका होगा सबको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिए जाए। मतलब प्रोराटा मतलब प्रपोर्शनेटली, जितना भी फिगर आपके पास है, जितना भी अमाउंट आपके पास है, जितना भी गुड्स आपके पास है, सबका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, एक प्रपोर्शनेट बेसिस पर होना चाहिए। हमने यहां पर प्रपोर्शनेट बेसिस पे कर दिया। 4 बच्चे थे, 8 चॉकलेट थी और चारों को ये डेयरी मिल्क, ये 50 कौन सी चॉकलेट आती हैं, एक तो डेयरी मिल्क आती है, एक 50-50 आती है, जो भी आपको अच्छा लगे वो सारी की सारी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अब बच्चों आपको जब इक्वली यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो कोई बच्चा निराश नहीं था, कोई भी बच्चा नाखुश नहीं था, सारे बच्चे ठीक थे कि सर आपने ठीक किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब हमको कोई गिला शिकवा नहीं है। जब अगर मैं पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशन को भूल जाऊं, अगर पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के बाद अगर मनीषा बाद वाला डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगी तो शायद मनीषा को निराशा होगी। लेकिन अगर मान के चलो कि पहला वाला डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया ही नहीं, डायरेक्ट सेकंड टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है सिर्फ ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो मनीषा को भी कोई गिला शिकवा नहीं होगा। अगर मनीषा को 5 चॉकलेट देने के बाद 3 चॉकलेट वापस लिए जाते हैं तो भी उनको समस्या हो सकती है। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर डायरेक्टली हमने 2-2 चॉकलेट सबको बांटे तो किसी को भी कोई समस्या नहीं होने वाली, सब बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सबको एक जैसा मिला, बहुत अच्छा। ये एक ह्यूमन नेचर है और ह्यूमन नेचर को देखते हुए एक प्रोराटा अलॉटमेंट का कंसेप्ट आया। प्रोराटा मतलब हमने जो अलॉटमेंट करना है वो प्रपोर्शनेटली करना है। हम जब भी अलॉटमेंट करेंगे बच्चों, कैसा अलॉटमेंट करेंगे, प्रपोर्शनेटली अलॉटमेंट करेंगे, एक जैसा अलॉटमेंट करेंगे, सिमिलर अलॉटमेंट करेंगे। आई थिंक आपको प्रोराटा अलॉटमेंट समझ में आ गया होगा। प्रोराटा अलॉटमेंट कोई टफ नहीं है, जैसा मैंने आपको समझाया हम करने क्या वाले हैं। जितना भी हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन आएंगी उन सारी एक्सेस एप्लीकेशंस को कंसीडर करते हुए जिसने ज्यादा एप्लीकेशन लगा दी उसको ज्यादा शेयर दे देंगे, जिसने कम एप्लीकेशन लगाई तो उसे प्रोपोर्शनेटली कम शेयर दिए जाएंगे। हम जैसे जैसे एप्लीकेशन का क्वांटम होगा उसके बेसिस पर एक रेशो डेवलप कर लेंगे और अकॉर्डिंगली प्रोराटा अलॉटमेंट कर देंगे। मुझे एक बात बताओ बेटा, प्रोराटा अलॉटमेंट को क्या हमको रटने की जरूरत है? प्रपोर्शनेटली बोला मैंने बोला कि जो ज्यादा एप्लीकेशन लगाएगा उसको ज्यादा शेयर दे देंगे, जिसने कम एप्लीकेशन लगाए तो उसको भी उसी प्रपोर्शन में हम शेयर इश्यू कर देंगे। मैं आपको यहां पर प्रोराटा अलॉटमेंट एक क्वेश्चन के थ्रू करवाने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। इन दैट पर्टिकुलर केस आप देखेंगे कि प्रोराटा अलॉटमेंट बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। इसके लिए एक एग्जांपल नोट करें। पहले मैंने प्रोराटा के बारे में आपको चीजें मेंशन कराई कि प्रोराटा अल्टीमेटली होता क्या है। प्रोराटा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये प्रपोर्शनेटली अलॉटमेंट को ही हम प्रोराटा बोलते हैं। ये कई बार हमें टफ देखने को लगता है, तो नहीं लगेगा, साथ ही साथ आप सारी प्रैक्टिस करते जाइए, आपको बहुत आसान लगेगा। एग्जाम्पल, प्रोराटा अलॉटमेंट पर हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। ए लिमिटेड इश्यू 10,000 shares at the rate of ₹10 each
application received for 20,000 shares. Application received for 20,000 shares. Company made pro rata allotment and amount of shares received as under application 5 allotment 3 एप्लीकेशन को 3 कर लो बेटा, एप्लीकेशन 3 allotment 5 and first call 2. Generalize the transaction. Generalize the transactions. एक एग्जाम्पल हमने नोट किया बच्चों, एक एग्जाम्पल हमने नोट किया। ए लिमिटेड इश्यू 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। एप्लीकेशन रिसीव किए 20,000 शेयर्स के लिए, कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स रिसीव्ड एज अंडर एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 5 एंड फर्स्ट कॉल 2। जनरलाइज द ट्रांजेक्शंस। आपने ट्रांजेक्शंस को जनरलाइज करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैंने आपसे बात कर रहा हूं बेटा, प्रोराटा अलॉटमेंट थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर टफ हो जाता है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो तो आपके लिए तो बिल्कुल भी टफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सारी की सारी कैलकुलेशंस एक साथ करनी पड़ती हैं। कंपनी में तो अलग अलग टाइम पर एप्लीकेशन रिसीव होती है, अलग अलग पर्सन को इंटीमेट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा वहां कंफ्यूजन होता है। लेकिन उन लोगों को टफ नहीं लगता, वो उसे प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं। बट यहां तो कोई किसी भी टाइप का कंफ्यूजन भी नहीं है। देखो 10,000 शेयर्स आपने इशू किए, लेकिन एप्लीकेशन आपको मिल गई 20,000 शेयर्स की। बच्चे कह रहे हैं जब इशू ही 10,000 किए तो 20,000 की एप्लीकेशन कैसे मिल सकती है? मैंने कहा बेटा बड़ा आसान काम है। आपने इशू किया ना, आपने तो अनाउंसमेंट किया कि हम 10,000 शेयर सेल करने वाले, लेकिन एप्लीकेशन भेजने वालों को तो नहीं मालूम ना कि कौन कौन एप्लीकेशन भेज रहा है। तो अपने घर से उन्होंने एप्लीकेशन बना के भेज दिए, साथ में एप्लीकेशन का अमाउंट भी लगा दिया 3 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंगली। तो कंपनी के पास तो जब एप्लीकेशन पहुंचेंगे तभी तो टोटल करने के बाद पता चलेगा ना कि एप्लीकेशन एक्सेस आए या शॉर्ट रहे। तो एक्सेस एप्लीकेशन आ जाती है अगर कंपनी की गुडविल अच्छी हो। तो हमने बात किया, ए लिमिटेड की बात कर रहे हैं, 10,000 शेयर इशू किए, बट इनको एप्लीकेशन मिल गया 20,000 शेयर्स का और इन्होंने प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया, ऐसा बोला गया है। इन्होंने किसी को कोई प्रीफ्रेंस नहीं दिया, सीधा सीधा प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। बड़ा आसान रहने वाला है, बिल्कुल भी टफ एज्यूम नहीं करना। ठंडे दिमाग से सीधे सीधे एप्लीकेशन को रिसीव करने की एंट्री बनाओ। मुझे बताओ बेटा एप्लीकेशन अमाउंट कितना रिसीव होगा, जल्दी से बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट being application money receive, being application money receive। एप्लीकेशन का अमाउंट कितने हजार से रिसीव होगा? बच्चे कह रहे हैं 10,000 शेयर्स थे, लेकिन एप्लीकेशन आया 20,000 पर, तो 20,000 मल्टीपल बाई 3,
तो 60,000 रुपीज से एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होगा। पैसा रिसीव कर लिया और एक टेम्परेरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 60,000, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब बारी आएगी अलॉटमेंट की। अब बारी आएगी अलॉटमेंट की। ध्यान रखना, एप्लीकेशन का पैसा एप्लीकेशन पर मिलता जरूर है, लेकिन उसको जो ड्यू करते हैं उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। वो किस पर ट्रांसफर करते हैं? अलॉटमेंट पर ट्रांसफर करते हैं। अब बारी आएगी अलॉटमेंट की। अब हमको यह देखना पड़ेगा एप्लीकेशन का कितना पैसा मिला, एप्लीकेशन का कितना पैसा मिला और कितना हम एडजस्ट कर सकते हैं और कहां तक एडजस्ट कर सकते हैं, इस बात में भी कंफ्यूजन रहता है। और कितना पैसा हमको वापस करना पड़ेगा, यह बात भी देखने वाली है। तो मैं आपको एक वर्किंग बता रहा हूं बेटा। एक वर्किंग टेबल मैं आपको यहां पर क्रिएट करवा रहा हूं। बड़े ही सिंपल तरीके से क्रिएट करें, कोई रटने की जरूरत नहीं है। एक वर्किंग टेबल आप हमेशा क्रिएट कर लो। ऊपर कॉलम जो रखो डिटेल कॉलम रख लो, ठीक है, और बाकी जो नीचे कॉलम रहेंगे वो आपके कैलकुलेशन कॉलम बनते चले जाएंगे। आपने एक स्ट्रेट लाइन यहां पर रखनी है। सिर्फ पहले वाले कॉलम में आपने मेंशन करना है एप्लीकेशन रिसीव्ड। कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है आप सभी जानते हैं, 20,000 से एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। अब आप कोई कॉलम बनाना चाहें तो आप ये भी रख सकते हैं कि एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, वो कॉलम भी रख सकते हो। वैसे उन कॉलम को उतना ज्यादा रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है। बाकी सारी चीजें तो आप क्वेश्चन से डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो इस टेबल को ज्यादा टफ ना बनाएं, और हालांकि आपको तो बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली चीजों को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन रिसीव हुआ 20,000, 20,000 शेयर का एप्लीकेशन रिसीव हुआ। और जो शेयर इशू करे हैं, और ये 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन 3 रुपए से यहां पर ही मेंशन कर लो। एप्लीकेशन जो रिसीव हुए हमको 60,000 रुपए के रिसीव हुए। शेयर जो इशू करे हमने, शेयर जो इशू करे हैं हमने, कितने शेयर इशू करने? 10,000 शेयर इशू करने। और यहां पर जो एप्लीकेशन 10,000 शेयर हमने इशू करने हैं, और 10,000 जब शेयर इशू करे तो इसका जो पैसा एप्लीकेशन पर कितना एडजस्ट होगा और बैलेंस कितना बचेगा। तो एडजस्टेड, देखो पहली बात तो रिसीव का अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया, एप्लीकेशन का क्वांटम, और पर शेयर का मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया। साथ ही साथ में शेयर कितने इशू करे। अब अगला मुद्दा यह बनता है कि हमने उनमें से इशू कितने कर दिए? 10,000 कर दिए। तो 20 में से 10,000 इशू कर दिए ना, तो कुछ ना कुछ एक्सेस अमाउंट आ गया। तो शेयर इशू करे, एक्सेस अमाउंट आपको कितना मिला? बच्चे कह रहे 10 रुपए से हमने यहां पर एप्लीकेशन पर मिलना चाहिए था 30,000, लेकिन हमको मिला 60,000, तो एक्सेस अमाउंट हमारा यहां पर आ गया 30,000। तो एप्लीकेशन पर जब जब प्रोराटा का केस होगा हमेशा ही कुछ ना कुछ एक्सेस अमाउंट आएगा। अब तक मैंने यहां सिर्फ एक पार्टी की बात करी है, क्योंकि सबको प्रोराटा किया है तो एक पार्टी की कैलकुलेशन कर ली। अगर मल्टीपल पार्टी आ भी जाएं तो यहां पर हम सेक्शन बना करके, ऐसे सेक्शन बना करके कैलकुलेशन वही कर सकते हैं कि एप्लीकेशन रिसीव कितना है, इशू कितने का किया और एक्सेस अमाउंट कितना मिला। अब हमको यह देखना होता है क्या ये एक्सेस अमाउंट आगे फर्दर सेट ऑफ हो भी सकता है या नहीं हो सकता अलॉटमेंट पर। अगर हम बात करेंगे एक्सेस अमाउंट हमारा 30,000 रुपए का है और 10,000 शेयर हमने इशू करे हैं, सबको प्रोराटा ही इशू किया है। अब इन 10,000 शेयर होल्डर से जो हमारी अलॉटमेंट पर डिमांड कितना बनेगा, अलॉटमेंट हमारा ड्यू कितना होने वाला है, अलॉटमेंट जो होगा ड्यू कितना होने वाला है, तो अलॉटमेंट ड्यू की बात करेंगे 10,000 शेयर्स पर मल्टीपल बाय 5, तो 50,000 हमारा अलॉटमेंट ड्यू होने वाला है। तो 50,000 रुपए हमें अलॉटमेंट पर चाहिए, लेकिन एक्सेस हमको कितना मिला है? 30,000। काम यहां पर खत्म हो गया, यानी कि अलॉटमेंट पर जैसे ही हम एंट्री ड्यू करेंगे तो ड्यू के साथ साथ जो उनका एक्सेस अमाउंट है उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट ड्यू होते ही कभी भी शेयर होल्डर पेमेंट कर सकता है। तो अलॉटमेंट जैसे ही ड्यू होगा तो उनका जो एक्सेस अमाउंट होगा वो एडजस्ट कर दिया जाएगा ड्यू की एंट्री के साथ ही। बच्चों मैंने यहां पर बात किया अलॉटमेंट ड्यू किया
और अलॉटमेंट ड्यू किया 50,000 रुपए, और 50,000 में से हम 30,000 जो एडवांस के तौर पर हमको मिल गया है एप्लीकेशन के साथ, उसे एडजस्ट कर लेंगे। तो बच्चों हमने यहां पर बात करी एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव किया, शेयर साथ ही साथ में इश्यू कितने कर दिए, उसका टोटल अमाउंट कितना बनेगा, एक्सेस अमाउंट हमारे पास 30,000 आ गया, और अलॉटमेंट ड्यू के टाइम पर हमको पैसा चाहिए 50,000, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास एक्सेस 30,000 है, तो 20,000 की और रिक्वायरमेंट रहेगी। अब मैंने आपसे बात की एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया, एप्लीकेशन के पैसे को ड्यू करना बनता है। एप्लीकेशन पर 60,000 जरूर रिसीव किया, लेकिन ड्यू होगा हमारा उतने ही अमाउंट से जितना एप्लीकेशन का पोर्शन है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो हमने टेम्परेरी ओपन किया था उसे क्लोज करेंगे कितने से, 60,000 से क्लोज कर देंगे, 60,000 से इसे क्लोज कर देंगे। साथ ही साथ में टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना बच्चों, 30,000 चला जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सारा का सारा एडजस्टमेंट इधर हो जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट पर रिक्वायर्ड फंड कितना है 50,000, जबकि एक्सेस कितना आया 30,000, तो इसका मतलब इनमें से कुछ भी वापस करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा फंड हमारा एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पर। तो हमने यहां पर नोट किया एप्लीकेशन मनी, ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड। एक्सेस अमाउंट जो 30,000 का था आपका 30,000 का था, इसको हमने अलॉटमेंट पर ट्रांसफर कर दिया। अब बेटा देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो आपने क्रेडिट करके ओपन किया था 60,000 से, आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या डेबिट हो गया 60,000 से, ये अकाउंट खत्म हो गया है, और शेयर कैपिटल को में हमने 30,000 ट्रांसफर कर दिए, और शेयर अलॉटमेंट में हमने एक टेम्परेरी अकाउंट के तौर पर क्रेडिट दे दिया है कि अलॉटमेंट का पैसा तो वापस आना ही है, अलॉटमेंट का तो पैसा वापस आना ही है, तो क्यों ना हम इसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दें, क्योंकि अभी अभी हम जस्ट अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, और अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो शेयर होल्डर अलॉटमेंट पर भी पेमेंट करेंगे। वो भी मैं बात करूंगा बेटा, मैं बहुत आसान आसान केस लेके चल रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि एक्सेस मनी भी हमको वापस करनी पड़ती है, वो कब करनी पड़ती है आगे अभी केस बनाऊंगा। वेरी बेसिक से लेके चल रहा हूं, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने 30,000 का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट पर, यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अलॉटमेंट की अमाउंट को भी मुझे अलॉटमेंट के इवेंट पर ही ड्यू करना होता है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से डेबिट करने वाला हूं, बच्चे कह रहे हैं 10,000 शेयर सर आपने अलॉट किए, उस पर 5 रुपए का ही तो कॉल करोगे, 50,000 से कॉल करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये भी अमाउंट कितना रहेगा 50,000, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। मेरी बात समझो पहले बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया 50,000 से, आपको सर रिमेनिंग 10,000 शेयर होल्डर को शेयर कैसे देंगे, ना बेटा ऐसे थोड़ी ना बोला अभी मैंने यहां पर, अभी हमने बोला है कि जिन्होंने 20,000 के लिए एप्लीकेशन लगाए थे उनको हमने 10 प्रोराटा अलॉटमेंट किया है ना, तो 10,000 शेयर दे दिए, मतलब जिसने 2 के लिए एप्लीकेशन लगाई होगी उसको 1 मिला होगा, जिसने 4 के लिए एप्लीकेशन लगाई होगी उसको 2 मिले होंगे, जिसने 6 के लिए एप्लीकेशन लगाई होगी उसको 3 मिले होंगे। दैट मीन्स सबको कुछ ना कुछ शेयर मिले हैं। प्रोराटा का मतलब क्या है, प्रोराटा का मतलब क्या है बेटा, प्रोराटा का मतलब क्या है कि हर पर्सन को कुछ न कुछ अमाउंट मिला है। जैसे कि मैंने आपसे बोला था चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात, तो हर एक पर्सन को प्रोपोर्शनेटली इक्वल जितना था उसमें से इक्वल मिल रहा है।
हमारे पास 10,000 शेयर्स थे, उसको इक्वली प्रोपोर्शनेटली, लेट सपोज जिसने ज्यादा के लिए एप्लीकेशन लगा दिया उसको ज्यादा मिल गए, जिसने कम के लिए एप्लीकेशन लगा दिया उसको कम मिल गए, लेकिन सबको मिले हैं एक ही रेशो में, सबको मिले हैं एक ही रेशो में, और वो रेशो क्या है? 2:1 का। हमारे पास 2 एप्लीकेशन आई तो हमने उसके बदले 1 शेयर दिया। क्लियर हो गया? मुबाशर, आपका डाउट क्लियर हो गया बेटा? चलो जी, मैं आपसे बात कर रहा था कि शेयर एप्लीकेशन 60,000 रुपए जो हमको मिले उसमें से 30,000 हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए और 30,000 ही हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए। 30,000 ही हमने कहां पर ट्रांसफर कर दिए बेटा? अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए। अब शेयर अलॉटमेंट की बात करेंगे। शेयर अलॉटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट मींस शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया, जितना अमाउंट हमें कॉल करना था 10,000 शेयर्स पर 5 रुपए से जो अमाउंट कॉल करना था, क्योंकि इशू तो हमने 10,000 ही किए ना, तो उतने शेयर्स पर ही तो पैसा मांग पाएंगे। तो 50,000 हमको चाहिए था और 50 के 50,000 हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन मुद्दे वाली बात यह कि शेयर अलॉटमेंट को हमने डेबिट किया है 50,000 से, इसका मतलब शेयर होल्डर की एक लायबिलिटी बना दी कि आप लोगों को पेमेंट करना है। कंपनी के लिए एसेट्स है क्योंकि डेबिट बैलेंस है, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए लायबिलिटी है। उनको बोल दिया कि अब आपको 50,000 का पेमेंट करना है। शेयर होल्डर क्या बोल रहे हैं? सर, आपने हमारा 30,000 रुपए ऑलरेडी एप्लीकेशन को ड्यू करते टाइम पर एडजस्ट किया है, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया है आपने 30,000 से, और 30,000 से आपका इधर शेयर अलॉटमेंट डेबिट है। बेटा मैं पहले से बात कर रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी क्रेडिट 30,000 से है, डेबिट है 50,000 से, तो इसे खत्म करने के लिए फर्दर कितने से डेबिट करना चाहिए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देना चाहिए 20,000 रुपीज से, 20,000 रुपीज से। 50,000 रुपए चाहिए थे, 30,000 पहले मिल गए, दूसरे शब्दों में बात करेंगे तो 20,000 रुपए आपके और मिल जाने चाहिए। सॉरी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट है 50,000 से, शेयर अलॉटमेंट डेबिट है 50,000 से और ऑलरेडी क्रेडिट है 30,000 से। तो इस डेबिट पोर्शन को खत्म करने के लिए मुझे शेयर अलॉटमेंट कितने से मुझे शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कर देना चाहिए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 से इसे क्रेडिट कर देना चाहिए। जैसे ही मैं शेयर अलॉटमेंट इधर 20,000 से क्रेडिट करूंगा और ऑलरेडी क्रेडिट मेरा 30,000 से है, ऑलरेडी क्रेडिट मेरा 30,000 से है, तो टोटल क्रेडिट 50,000 और टोटल डेबिट 50,000, तो आपस में ऑफसेटिंग हो जाएगी। या सिंपल शब्दों में बात करूं, 50,000 रुपए हमें अलॉटमेंट पर चाहिए, 50,000 रुपए हमें अलॉटमेंट पर चाहिए और 50,000 में से बच्चों हमको ऑलरेडी 30,000 मिल चुके हैं, तो अब कितने मिलने चाहिए? बैंक अकाउंट में डेबिट कितना आना चाहिए? पैसा आपके पास कितना आना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। यानी आपके बैंक में जो अमाउंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 20,000 का आना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। यानी जो एप्लीकेशन पर पैसा आया, जो एप्लीकेशन पर पैसा आया उसे वापस नहीं किया, एडजस्ट कर लिया। वापस क्यों नहीं किया? क्योंकि पैसा इतना ज्यादा नहीं था कि बहुत लंबे टाइम तक हमारे पास रहता। क्योंकि अलॉटमेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिस इवेंट पर एप्लीकेशन के पैसे को ड्यू किया जाता है, एप्लीकेशन के पैसे को ड्यू किया जाता है और फर्दर अलॉटमेंट की अमाउंट को मांग लिया जाता है, कॉल कर लिया जाता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर एप्लीकेशन पर आपको 30,000 रुपए ज्यादा मिले तो अलॉटमेंट पर पहले आप उनको वापस करते, अलॉटमेंट वाले इवेंट पर ही आप उनको फिर वापस से मंगाते, तो ये कुछ ड्रामा सा नहीं हो जाता कि पैसे इस हाथ दे रहे हैं उस हाथ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलॉटमेंट पे तो और फर्दर पैसे मांगने ही हैं, क्योंकि अब शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो क्यों ना जो पैसे एक्सेस मनी है एप्लीकेशन की उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा अमाउंट फर्दर और रिक्वायर्ड होगा तो उसे और फर्दर मंगा सकते हैं। बच्ची कह रही है सर 20,000 वाली एंट्री समझ नहीं आई। बड़ा सिंपल है, दोबारा से समझने का प्रयास करना। एप्लीकेशन का 60,000 रुपए मिला, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को अलॉटमेंट पर क्रेडिट करके खत्म करना बनता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000। शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन का कितना पैसा जाएगा? 10,000 शेयर,
भाई 20,000 शेयर का पैसा मिला, 20,000 शेयर का पैसा मिला और वो भी कितने रुपए से? 3 रुपए से। लेकिन कैपिटल अकाउंट में तो हमने इशू किए 10,000 शेयर ना, तो 10,000 गुना 3, तो कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? 30,000। और एक्सेस अमाउंट जो रिमेनिंग 10,000 शेयर्स का एक्सेस अमाउंट रहेगा, जो 10,000 एप्लीकेशंस का 3 रुपए से, वो 30,000 हमारा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट को मैंने यहां क्रेडिट दे दिया, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा पड़ा था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, ये पैसा पड़ा था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 60,000, उसे मैंने यहां कंप्लीटली खत्म कर दिया। अब जहां शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट पड़ा था 60,000 से, उसमें से 30,000 का एडजस्टमेंट हो गया, बाकी रेस्ट अमाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। ध्यान से सुनना, जब ये पैसा मिला था तो मैंने एक टेम्पररी अकाउंट ओपन किया था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और टेम्पररी अकाउंट में पैसा तब तक रहता है जब तक कि वो कैपिटल में ट्रांसफर ना कर दिया जाए। तो पैसा मिला और मैंने एक टेम्पररी अकाउंट में डाल दिया जिसका नाम था शेयर एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन पे यूटिलाइज हो पाया मात्र 30,000, तो मैंने इस टेम्पररी अकाउंट को तो क्लोज कर दिया शेयर एप्लीकेशन वाले को फुल 60,000 से, बट एक नया टेम्पररी अकाउंट क्रेडिट कर दिया, वो था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। अब जाहिर सी बात है, शेयर अलॉटमेंट का जो टेम्पररी अकाउंट जो क्रेडिट किया गया है वो कहां पर जाकर के एडजस्ट होगा अलॉटमेंट के ड्यू होने के बाद? जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो पूरा पूरा सिंपली सेम एंट्री बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 50 शेयर के। अब जब पैसा रिसीव करना है तो हम उतना ही तो रिसीव करेंगे जितना हमको रिक्वायर्ड है। भाई ऑलरेडी 30,000 वो एक्सेस दे चुका है, 50,000 हमें अलॉटमेंट पर चाहिए, तो 20,000 ही तो रिसीव करेंगे। पहली बात तो ये हो गया, तो जितना रिसीव करेंगे बैंक उतने से ही डेबिट होगा, क्लियर है। लेकिन क्रेडिट को मैं इस बैंक की एंट्री से कंपेयर नहीं करा रहा हूं, क्रेडिट का एडजस्टमेंट मैं आपको अलग से सिखा रहा हूं, जिससे आपके दोनों पहलू आपको चेक करना आ जाए। हालांकि मैं ये भी बोल सकता हूं कि जितना बैलेंस अमाउंट आप रिसीव करने वाले उतने से अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दो, बट नहीं, सिंपल सी बात है, अलॉटमेंट को डेबिट किया ड्यू करते टाइम पे 50,000 से, ऑलरेडी क्रेडिट है 30,000 से, तो अब फर्दर कितने अमाउंट से क्रेडिट करने की जरूरत पड़ेगी जिससे कि ये टेम्पररी अकाउंट जो डेबिट वाला 50,000 रुपए पूरी तरीके से खत्म हो जाए, जो हमने कॉल किया ये अकाउंट खत्म हो जाए। तो 30 से पहले क्रेडिट कर चुके हैं, डेबिट है 50,000 से, तो अगर हम 20 से और क्रेडिट कर दें तो क्रेडिट और डेबिट का इक्वल टोटल हो जाएगा और ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एकदम से क्लोज हो जाएगा। शेयर कैपिटल में भी 50,000 चला गया, 30,000 जो एक्सेस आया वो एडजस्ट हो गया, मतलब बैंक का बैलेंस देखो अलॉटमेंट की पोजीशन तक, बैंक का बैलेंस देखो अलॉटमेंट की पोजीशन तक 20,000 इधर मिले और 60,000 इधर मिले, टोटल कितना हो गया 80,000। और मिल कितना जाना चाहिए एप्लीकेशन पर 3 और 5 अलॉटमेंट पर, टोटल 8 रुपीज पर शेयर, 10,000 शेयर्स पर 80,000 ही मिल जाना चाहिए था। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जा चुका है एप्लीकेशन को ड्यू करते टाइम पर 30,000 और अलॉटमेंट को ड्यू करते टाइम पर 50,000। बाकी सारे अकाउंट जो ओपन हुए वो सब क्लोज हो चुके हैं, बाकी सारे अकाउंट जो ओपन हुए वो सारे के सारे अकाउंट आपके क्लोज हो चुके हैं। अभी समझ में आ गया बेटा निकता 20,000 वाली एंट्री? जल्दी से बताओ बेटा मेरे को, जल्दी से बताइए, क्या ये एंट्री सबको समझ में आ गई? अब मैं आपसे बात करता हूं, अलॉटमेंट की बात हमने कर ली, अलॉटमेंट तक ही सारा का सारा एक्सेस अमाउंट हमारा एडजस्ट हो गया। अब फर्स्ट कॉल के बाद से जैसा हमारा केस चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट मिला था वो तो हमने कर लिया एडजस्ट। अब जो हमारा फर्स्ट कॉल रहेगा, फर्स्ट कॉल के दौरान हम सिर्फ पैसे को क्या करेंगे, ड्यू करेंगे और रिसीव कर लेंगे। अब फर्स्ट कॉल के दौरान हमारी एंट्री क्या बनेगी? अगेन हम एक टेम्पररी अकाउंट खोलेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और वो कितने से खुलेगा? 10,000 शेयर्स पर हम कॉल करेंगे, पैसा मांगेंगे और वो 2 रुपए से मांगेंगे। 20,000 रुपए हम यहां कॉल करने वाले हैं और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे कितने से? 20,000 से, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी
बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब रिसीव कर लेते हैं बेटा फर्स्ट कॉल की मनी को, पैसा आएगा बैंक अकाउंट। अब तो 20 के 20,000 आएंगे शेयर होल्डर से, क्योंकि उनका जो एक्सेस था वो तो एडजस्ट हो चुका। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। बताइए बच्चों, क्या यहां तक कोई समस्या रही आपको? क्या यहां तक कोई समस्या रही? फर्स्ट कॉल ड्यू और फर्स्ट कॉल रिसीव तो आई थिंक आपके लिए कोई बहुत बड़ा मुश्किल भरा सब्जेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम मैंने आपको कराया, प्रोराटा था, और प्रोराटा आपको बड़ा ही आसान लगा क्यों? कुछ था ही नहीं, सिर्फ प्रोराटा था। प्रोराटा कई बार टफ तब लगता है जब बाकी सारी चीजें मिक्स होकर के आए। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे, वो भी प्रोराटा से कनेक्टेड होगा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ाऊंगा, आपको प्रोराटा जैसा लगेगा। अभी इस क्वेश्चन में आपको प्रोराटा जैसा कुछ भी लगा नहीं होगा शायद, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को प्रोराटा जैसे ड्राफ्ट किया ही नहीं। अभी आप देखो, अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रोराटा में एक इशू रहता है, बार बार हमारे दिमाग में चल रहा होता है इतने शेयर्स का पैसा आया, इतने का गया। बेटा ये शेयर्स का पैसा एग्रीगेट में आपके पास आता है जब जब हम अकाउंटिंग एंट्री की बात करते हैं, बुकेस एंट्री की बात करते हैं, एग्जामिनेशन एंट्रीज के पास करते हैं। 20,000 का आया, 10,000 का गया। जो इंडिविजुअल अगर किसी के साथ कैलकुलेशन हो रही है तो उन इंडिविजुअल कैलकुलेशंस को जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी एंट्री तो हम कंबाइंडली ही बनाते हैं। जितना इशू किया, जितना एडजस्ट कर दिया, सारा का सारा एंट्रीज में कंबाइंडली ही बनता है। अगले केसेस में मैं डिफरेंट इंडिविजुअल पर्संस का ट्रीटमेंट करूंगा, लेकिन एंट्री ऐसे ही बनेगी जैसे आपने कंबाइंडली अभी बनाई है। एंट्रीज में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, उनका सारा का सारा अमाउंट एक साथ डेबिट या एक साथ क्रेडिट किया जाता है। अगला एग्जाम्पल नोट करो, एग्जाम्पल 2 ऑन प्रोराटा। एग्जाम्पल 2, A Limited issue 10,000 shares at the rate of 10 each. Installment are as under. Application 3, allotment 5, first call 2. $20,000 application received by company as under. Ram 1,000 application, Mohan 3,000 application, Sita 1,000 application,
रेस्ट पब्लिक 15,000 एप्लीकेशन, रेस्ट पब्लिक 15,000 एप्लीकेशन, रेस्ट पब्लिक 15,000 एप्लीकेशन। यहां तक नोट हो गया सभी का? कंपनी मेड प्रो राटा अलॉटमेंट, जनरलाइज्ड ट्रांजेक्शन। बेटा आप सबने ये क्वेश्चंस देख लिया, ये क्वेश्चन देख लिया है, मैं जस्ट आपसे ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उससे टफ है, जरा इसके बारे में मुझे बताइए। ये क्वेश्चन जो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्या उससे टफ है? जल्दी से बताइए। जल्दी से मेरे को बताइए, क्या ये क्वेश्चन जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उससे उससे ज्यादा टफ है या आसान है? उससे बिल्कुल भी टफ नहीं है, सॉल्यूशन एकदम उसके जैसा ही बनेगा। बोल रहे राम मोहन सीता का नहीं पता बस, बाकी रेस्ट बाकी तो सिमिलर है। मैं कहता हूं बेटा बिल्कुल भी टफ नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर हो जाता, क्योंकि राम की एप्लीकेशन, सीता की एप्लीकेशन, मोहन की एप्लीकेशन, ये एकदम वही क्वेश्चन है, बस मैंने आपको कंफ्यूज किया है। सेम क्वेश्चन है, सेम। अभी इसमें कुछ भी टफ नहीं है, क्योंकि लास्ट में जो लाइन लिखी गई है ना, कंपनी मेड प्रोराटा अलॉटमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राम को प्रीफरेंस दिया जाता, मोहन को प्रीफरेंस दिया जाता, सीता को प्रीफरेंस दिया जाता, तो ये टफ होता। पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती, लेकिन सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, जैसा था वैसा ही है। दोबारा से हम एक बार एक टेबल बना लेते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये एकदम से पॉइंट टू पॉइंट सिमिलर है। इसमें एक एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, सारी की सारी एंट्री सेम रहेंगी। चलो कैलकुलेशन करते हैं। मैंने आपसे बोला था एक काम करो, जब भी कोई क्वेश्चन किया करो, जो एग्जाम्पल नंबर 1 किया था हमने प्रोराटा के केस में, जो हमने एप्लीकेशन जो लास्ट टाइम में जो टेबल बनाई थी प्रोराटा एप्लीकेशन में, जो पहला एग्जाम्पल किया था, वो सेम टू सेम वैसा ही है, बस मैंने एग्जाम क्वेश्चन देने का फॉर्मेट चेंज कर दिया है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, लेकिन बहुत आसान है। जरा देखो कैसे आसान है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन रिसीव्ड की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन अगर रिसीव्ड की बात करें तो देखो 1000 एप्लीकेशन मल्टीपल बाय 3 इज इक्वल टू 3000 का अमाउंट, 3000 एप्लीकेशन मल्टीपल बाय 3 इज इक्वल टू 9000 का अमाउंट, और 1000 एप्लीकेशन मल्टीपल बाय 3 इज इक्वल टू अगेन 3000 का अमाउंट, और 15,000 एप्लीकेशन मल्टीपल बाय 3 इज इक्वल टू 45,000 का अमाउंट। अगर हम इसे देखें टेक्निकली, अलग अलग पर्सन्स को करके देखें, यहां पर तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 20,000 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 20,000 एप्लीकेशन मिला, मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 60,000 का अमाउंट मिला। क्लियर?
और पहले वाले केस में भी तो हमने यही कहा था, पहले बस सीधा बोल दिया था 20,000 एप्लीकेशन है, 10 की जगह 20,000 एप्लीकेशन मिले, कंपनी ने प्रोराटा किया। अब यहां पर जो अलॉटमेंट किया गया होगा, क्योंकि एप्लीकेशन रिसीव हुआ ना, तो एप्लीकेशन जो एडजस्ट होगा, एप्लीकेशन एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे प्रोराटा बेसिस पर एडजस्ट होगा। अब जब प्रोराटा किया गया है तो आपको 20,000 एप्लीकेशन मिली हैं और आपकी कैपेसिटी है 10,000 देने की, तो आप क्या करोगे, हर 2 के बदले 1 दोगे ना भाई। एडजस्टमेंट जो पैसा होगा एप्लीकेशन पर एडजस्टमेंट होगा, वो होगा अलॉटमेंट के अकॉर्डिंगली, हम कितने शेयर अलॉट करने वाले हैं। तो कंपनी ने 10,000 इशू करें तो 20,000 एप्लीकेशन मिली, 20 को 20 वालों को हम कितने देंगे, 10,000 शेयर देंगे। तो हर किसी पर्सन को 2 के बदले 1 दिया जाएगा, मतलब हाफ दिए जाएंगे, जितने के लिए एप्लीकेशन लगाई होगी उसके जस्ट हाफ मिलेंगे। तो इन्होंने 1000 के लिए एप्लीकेशन लगाई, तो इनका जो पैसा एडजस्टमेंट होगा वो होगा 500 मल्टीपल बाई 3 इज इक्वल टू 1500। यहां पर 1500 मल्टीपल बाई 3 इज इक्वल टू 4500, और यहां पर 1000 की जगह 500 मल्टीपल बाई 3 इज इक्वल टू 1500, और इधर 7500 मल्टीपल बाई 3 इज इक्वल टू, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये 22,500, और ये जो पैसा एडजस्ट हो जाएगा ये एप्लीकेशन हो जाएंगी टोटल हमारी 10,000 एप्लीकेशन मल्टीपल बाई 3 इज इक्वल टू 30,000 रुपये हमारे यहां पर एप्लीकेशन पर एडजस्ट हो जाएंगे। पिछले केस में भी तो हमने क्या किया था, 60,000 मिले, 60,000 में से 30,000 हमने कहां पर कर दिया, एप्लीकेशन पर एडजस्ट, एप्लीकेशन पर एडजस्ट। और बेटा अगर हम बात करेंगे जो हमारा एक्सेस अमाउंट होगा, एक्सेस होगा, तो पहले हमारा राम का एक्सेस है, तो 3,000 में से 1,500 एडजस्ट हो गया, तो 1,500 तो राम का एक्सेस बचा। 3,000 में से 9,000 में से 4,500 एडजस्ट हो गया किसका, मोहन का, तो 4,500 बचा। साथ ही साथ में 3,000 मिला सीता का, जिसमें से 1,500 एडजस्ट हो गया, तो 1,500 का बैलेंस बचा। और 45,000 मिला पब्लिक से, जिसमें से 22,500 एडजस्ट हो गया, तो 22,500 बचा। यस या नो। तो हर एक पार्टी की बात करें, यहां पर अगर हम बात करें, ये राम है R, ये हमारा मोहन है M, ये सीता है S, और ये पब्लिक है P। इन सारे पर्सन्स की बात करें, इन सारे पर्सन्स के एडजस्टमेंट की बात करें, तो हर एक पर्सन से कितना एक्सेस मिला, तो एक्सेस का भी अगर हम टोटल लगाएंगे तो एक्सेस का टोटल हमारा बैठ रहा है यहां पर 30,000। तो एप्लीकेशन जितना 60,000 मिला, 60,000 में से 30,000 एप्लीकेशन पर एडजस्ट हो गया, और 30,000 आपका पैसा बचा एक्सेस, जो कि अलॉटमेंट पर आपका एडजस्ट हो जाना चाहिए। अब अलॉटमेंट आप कितना डिमांड करने वाले हो, ठीक है, अलॉटमेंट कितना ड्यू करने वाले हो, अलॉटमेंट ड्यू कितना करने वाले हो, कितना पैसा अलॉटमेंट पर मांगने वाले हो, ये देख लो। पर एक ईच एंड एवरी पार्टी से कितना आप कॉल करोगे। सिंपल सी बात है, देखो 1000 के लिए एप्लीकेशन लगाई थी इसने, 500 शेयर हमने दिए, तो अब इससे 500 शेयर का ही पैसा तो मांगेंगे अलॉटमेंट पर, और एक शेयर के 5 रुपए मांगने, तो 500 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 500 शेयर्स मल्टीपल बाई 5 इज इक्वल टू 2500, 2500 रुपए हम इससे कॉल करने वाले हैं। यस या नो। हम ये बात करेंगे, इनको 1500 शेयर्स दिए, 1500 शेयर्स पर अगर हम 5 रुपए से मांगे 7,500 यहां पर कॉल करने वाले हैं, 7,500 इधर कॉल करने वाले हैं अलॉटमेंट पर। साथ ही साथ में 500 शेयर्स पर अगर हम सीता से मांगते हैं, तो 500 शेयर्स मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2500 यहां से हम कॉल करने वाले हैं। साथ ही साथ 7,500 शेयर्स पर अगर हम 5 रुपीज से मांगते हैं, तो 7,500 मल्टीपल बाई 5, अगर ये कैलकुलेशन करें 7,500 मल्टीपल बाई 5, ये आपका बनेगा 37,500 यहां पर हम कॉल करने वाले हैं। 37,500 यहां पर हम मांगने वाले। तो इंडिविजुअल पार्टी को जो मैसेज देने वाले हैं कि आपसे कितने पैसे चाहिए, हमको 2,500 चाहिए अलॉटमेंट के, क्योंकि 500 शेयर दिए आपको। ध्यान से सुनना, 20 की जगह 10 दिए,
तो जिसने 1000 की एप्लीकेशन लगाई होंगी उसे 500 दिए होंगे, जिसने 3000 की एप्लीकेशन 1500, जिसने 1000 की एप्लीकेशन उसे 500, जिसने 15000 की एप्लीकेशन लगाई उसको 7500 दी होंगी। प्रोराटा का मतलब यही होता है ना। सेम वे तो अलॉटमेंट भी तो उतने ही शेयर्स पर मांगेंगे ना जितना हमने उनको शेयर अलॉट किया है। तो एक्सेस मिला था 1500, 4500, 1500, 22500, इनसे चारों से अलग अलग एक्सेस अमाउंट हमने यहां पर मेंशन कर रखा है। पैसा चाहिए कितना? 2500। 2500 चाहिए, 1500 पहले से एक्सेस आ चुका है। तो अब जो यहां पर अलॉटमेंट पर एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट, कितनी अमाउंट का हो जाएगा? क्या 1500 की 1500 फुल अमाउंट का हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 2500 चाहिए। 2500 में से 1500 का यहां पर ऑलरेडी क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो यहां पर फुल अमाउंट का एडजस्टमेंट हो जाएगा। 7500 रुपए चाहिए, 7500, कितनी अमाउंट का एडजस्टमेंट हो जाएगा? 4500 में से 7500 चाहिए, 4500 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उसके 4500 फुल के फुल अमाउंट का एडजस्टमेंट हो जाएगा। 2500 इनसे चाहिए, मात्र आया कितना? 1500, ये भी फुल एडजस्टमेंट हो जाएगा। और 37500 चाहिए, आया कितना? 22500, ये फुल एडजस्टमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स अलॉटमेंट का जो एप्लीकेशन का पैसा 30 के 30,000 रुपए फुली अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। और अलॉटमेंट पर पैसा चाहिए कितना? इन सबका अगर हम टोटल लगाएं, इन सबका हम टोटल लगाएं तो 37,500, 38, 40 और 1050, ये 50,000 रुपए हमको चाहिए थे अलॉटमेंट पर, जिसमें से 30,000 रुपए तो हम हमारे एप्लीकेशन वाले ही एडजस्ट कर दिए। अगर 50,000 में से 30,000 एप्लीकेशन वाले टोटल के टोटल एडजस्ट हो गए तो 20,000 रुपए का और हम अमाउंट रिसीव करेंगे, एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा देखो, मैंने सारी कहानी बड़ी लंबी चौड़ी आपके लिए बना दी और आप भी सोच रहे होंगे सर आपने इतनी कैलकुलेशन क्यों करवाई व्यर्थ में। बेटा ये व्यर्थ में नहीं है, आपको सेटिस्फेक्शन दिलाने के लिए है कि कई बार एग्जामिनर आपको पागल बनाता है और आपने पागल नहीं बनना। अगर वर्ड प्रोराटा डाल दिया सबके लिए, वर्ड प्रोराटा डाल दिया सबके लिए, तो अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन को, मुझे मालूम होता कि इन्होंने किसी को प्रीफेंस नहीं दिया है, समस्या होती है प्रोराटा में जब कुछ पर्सन्स को, सेलेक्टेड पर्सन को प्रीफेंस देते हैं और बाकी पब्लिक को प्रोराटा कर देते हैं। बट इन्होंने तो बोला राम से इतने मिले, मोहन से इतने मिले, सीता से इतने मिले, रेस्ट पब्लिक से इतने मिले, हमने सबका प्रोराटा कर दिया। तो सबका प्रोराटा कर दिया तो छोड़ो कहानी, सबका प्रोराटा कर दिया तो कहानी छोड़ो। फिर तो आप ये समझो कि 10,000 शेयर के लिए हमने इशू किए, 10,000 शेयर इशू किए, पब्लिक से एप्लीकेशन आ गई 20,000 की और हमने इस अमाउंट को प्रोराटा कर दिया। ना ना बेटा, प्रोराटा का मतलब होता है प्रपोर्शनेट बेसिस। प्रोराटा का मतलब होता है प्रपोर्शनेट बेसिस। अब मेरे एग्जाम्पल में ये सेट है, ये मेरे एग्जाम्पल में सेट है 20,000 एप्लीकेशन आई हैं, तो 20,000 एप्लीकेशन के अगेंस्ट 10,000 एप्लीकेशन, 20,000 एप्लीकेशन के अगेंस्ट 10,000 शेयर देना, मतलब 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव और अलॉट किए 10,000। तो इनका जो एडजस्टमेंट हुआ वो 2:1 का बन गया रेशो, हर 2 शेयर के लिए 1 शेयर, या इसी 2:1 को हम लिखें 1/2, हाफ हो गया। जितने के लिए एप्लीकेशन लगाएगा, जितने के लिए एप्लीकेशन लगाए, 2:1 को अगर हम लिखना चाहें फ्रैक्शन में तो हाफ हो गया। जितने के लिए एप्लीकेशन लगाएगा, जितने के लिए एप्लीकेशन लगाएगा उसके हाफ शेयर मिलेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में 30,000 एप्लीकेशन आए होते, 30,000 एप्लीकेशन आए होते, अब लॉजिक समझो, और 10,000 हम अलॉट कर रहे होते तो रेशो बनता 3:1, 3:1। अगर प्रोराटा होता तो उस दौरान हम क्या करते? 1/3 शेयर मिलेंगे, मतलब जितने के लिए एप्लीकेशन मिलेंगे लगाओगे उसका 1/3 मिलेगा। बात क्लियर है? मेरी बात समझो। प्रोराटा में होता क्या है? प्रोराटा बड़ा सिंपल है, प्रोराटा बड़ा सिंपल है। कभी भी कोई भी एप्लीकेशन लगाया जाएगा, कभी भी कोई भी एप्लीकेशन आपको रिसीव होगा, एप्लीकेशन रिसीव, भाई पहले रिसीव होगी ना, तो एप्लीकेशन रिसीव को पहले रखेंगे, रटने वाली बात बता रहा हूं। एप्लीकेशन रिसीव पहले रखोगे, उसके बाद ही तो अलॉट करोगे। एप्लीकेशन रिसीव इज टू एप्लीकेशन अलॉट, एप्लीकेशन अलॉट, अलॉटमेंट, दिस इज नोन एज प्रोराटा। इसका रेशो डेवलप करना है।
मान के चलो एग्जाम्पल में हमारा 20,000 एप्लीकेशन मिले, 20,000 एप्लीकेशन मिले, तो उसके अगेंस्ट आपने अलॉट कितना किया, अलॉट कितना किया, 10,000 शेयर। क्लियर। अब 20,000 एप्लीकेशन मिले और आप इसे 10,000 शेयर इधर अलॉट कर रहे हो, तो इसका मतलब हर एक शेयर जो अलॉट कर रहे हो उसके लिए 2 एप्लीकेशन आपको मिली होंगी। ऐसे ही अगर एप्लीकेशन रिसीव अगर आपकी 30,000 है और उन्हें अगर आप 10,000 शेयर अलॉट करते हो, तो फिर हर एक शेयर के अगेंस्ट आपको 3 एप्लीकेशन मिली होंगी, या 3 एप्लीकेशन जिनसे मिली उनको 1 शेयर अलॉट किया। तो यहां पर अगर आप देखोगे किसी को इंडिविजुअली कितने शेयर अलॉट करें, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है और आपका रेशो डेवलप हो चुका है, तो आप सीधा सीधा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम पहले केस में 1:2 का रेशो डेवलप हुआ था, राम से कितने शेयर, राम ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाया, 1000, तो इसको कितने शेयर्स दिए जाएंगे, 1000 मल्टीपल बाई 1/2 इज इक्वल टू 500। तो किसी का भी शेयर आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो बेटा, मैं आपको जो समझाना चाह रहा था उसको एक बार जरा ध्यान से सुनो, और ये बात आप तक पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही मुझे ये बताइए। मैंने क्वेश्चन सेम टू सेम रखा, सॉल्यूशन भी एकदम सेम ही आएगा। मैंने यहां वर्ड यूज कर लिया प्रो राटा अलॉटमेंट, मैंने यहां वर्ड क्या यूज कर लिया, प्रो राटा अलॉटमेंट। और जब मैं सारे के सारे पर्संस के लिए प्रो राटा अलॉटमेंट कर लूंगा तो वो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। अगर मैं किसी को प्रीफरेंस देता हूं तो उस दौरान एक अलग बात होगी, अदरवाइज वो बहुत आसान बन जाएगा। क्या सारे बच्चे आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर मैं यहां पर सिर्फ पब्लिक को प्रोराटा करता और राम, मोहन और सीता को प्रीफरेंस दे देता, तो इन दैट पर्टिकुलर केस कैलकुलेशंस थोड़ी सी टफ हो जाती। एंट्री तो फिर भी वही रहती, लेकिन कैलकुलेशन फिर भी टफ हो जाती। इस टाइप के क्वेश्चंस को जो मैंने दे रखा है, भले ही ये प्रोराटा जैसा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये प्रोराटा है नहीं, ये तो बड़ा सिंपल सा है। इसको तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को किया था वैसे ही इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। जल्दी से मुझे बताइए, जो मैंने पहले क्वेश्चन को किया था, क्या वो सॉल्यूशन अब दोबारा से कराने की जरूरत है? बच्चे कह रहे हैं क्या ये सॉल्यूशन मेरे को दोबारा से कराने की जरूरत है? बेटा पहले वाले सॉल्यूशन को मैं दोबारा कराऊं आपको? जल्दी से मेरे को रिप्लाई दीजिए। हाँ बेटा, रिजेक्टेड वाले केस को भी कराऊंगा, रिजेक्टेड वाला केस आगे लेने वाला हूं। बस अभी मैंने आपको बताया था इस टाइप से अगर आपको कोई परेशान किया जाए प्रोराटा के नाम पर, तो आपने परेशान नहीं होना, आपको समझ जाना है। अगर सबका ही प्रोराटा हो रहा है, किसी का पैसा वापस नहीं हो रहा, मतलब कोई स्पेशल केस नहीं है उसमें। प्रोराटा में अगर कोई स्पेशल केस नहीं है तो फिर वो नॉर्मल क्वेश्चन जैसा ही हो जाता है, बस फॉर्मेलिटी के तौर पर नाम दे दिए आपको अलग अलग। ठीक है, चलो बेटा, तो सॉल्यूशन सेम एज एग्जाम्पल। अब बेटा मैं एप्लीकेशन के पैसे को रिटर्न करने वाला केस, रिजेक्ट एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करने वाला केस। बेटा क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, ये तो मैं बहुत टफ इसलिए करा रहा हूं आपको। अगर मैं क्वेश्चन कराऊं तो यहां पर क्वेश्चन आपका बहुत आसान आने वाला है। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे मिस्टर राम, अब इसी क्वेश्चन में ले लो, प्रोराटा का केस दे दिया और आपसे पूछा कि मिस्टर राम ने 3000 की, मोहन ने 3000 के लिए एप्लीकेशन लगाया, आप उनको कितने शेयर अलॉट करोगे, ये क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में। राम ने जो एप्लीकेशन लगाया, राम को कितने शेयर आप अलॉट करोगे? बात क्लियर है? राम, मोहन का पैसा अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट होगा? अब जाहिर सी बात है मोहन से का पैसा एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट हो गया, 4500, एक्सेस कितना आ गया, 4500, तो यही तो पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। इस टाइप का टफ क्वेश्चन भी कई बार आपका नहीं बन सकता, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं और वो स्टार्टिंग लेवल से आ जाते हैं, क्योंकि सिलेबस आपका काफी वास्ट है, इंस्टीट्यूट बहुत डिटेल में, बहुत गहराई में नहीं जाता।
लेकिन क्योंकि आप लास्ट टाइम पर मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरी ड्यूटी बनती है आपको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से पढ़ा दिया जाए। आपको मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये लॉजिक हमेशा याद रखना। एग्जाम को क्रैक करने का मूल मंत्र दे रहा हूं, किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उसका 30% पोर्शन ही आपके लिए एक तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और ये 30% पोर्शन जो होता है ये बेसिक होता है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी बेसिक होता है, जिसके बारे में हर बच्चे को पता होना चाहिए। किसी भी चैप्टर का बेसिक आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि चैप्टर एकदम से ब्लैंक है आप उसे छोड़ के ही जा रहे हैं। 30% पेपर ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 60% थोड़ा सा एवरेज लेवल का जो आपका कंसेप्ट होते हैं वहां से ही पेपर बन जाता है। 30% वेरी बेसिक, जहां से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते पेपर वहां से बनता है कि ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाली बात थी, बस आप रिवाइज करके चले गए तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो इतना आसान पूछ कैसे लिया। 60% एवरेज लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एक एवरेज होता है। और हम बात करें मात्र 10% ऐसा होता है जो थोड़ा सा घुमा फिरा करके कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल होता है। जनरली ये फंडामेंटल लेकर के चलते हैं। अब 30% पेपर को कवर करने के लिए जो हमको मैक्सिमम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं वो हमको 5 से लेकर के 10% तक एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। 5 से 10% अगर हमारे एफर्ट्स हैं तो 30% मार्क्स जरूर आएंगे। 5 से 10% अगर हमारे एफर्ट्स हैं, और 60% अगर हमको ये फर्दर पेपर सॉल्व करना है तो यहां पर जो एफर्ट्स का लेवल होगा वो हमारा 10% के करीब करीब इधर हो गया। यहां पर एफर्ट्स का लेवल हमारा 30% के आसपास होगा, और रेस्ट 10% को एकदम करेक्ट करने के लिए हमको रेस्ट 60% एफर्ट्स लगाना पड़ता है, तब जाकर के हम रेस्ट 10% हम करेक्ट कर पाते हैं। लेकिन बच्चों के साथ क्या होता है, इसको इग्नोर करता है बच्चा, कई बार इन चीजों को इग्नोर करता है और ज्यादातर फोकस उसका यहां पर होता है। और यहां ज्यादा फोकस करने के चक्कर में कई बार छोटी छोटी बातें मिस हो जाती हैं और वो एग्जामिनेशन दिक्कत में आ जाता है। तो सर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना जैसा 12th में आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा, प्रीमियम फॉर फ्यूचर रीइशू। बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन बना के दे ही नहीं सकते, एमसीक्यू है बेटा, कैसे भी नहीं आ सकता। सारे कंसेप्ट्स आपको अलग अलग पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स में इतना बड़ा क्वेश्चन बना करके आपको कैसे वो देंगे? और देते भी हैं तो बस एक ही लॉजिक बनता है, एक क्वेश्चन देंगे और एक क्वेश्चन के बेसिस पर आपसे कम से कम 20 या 15 क्वेश्चंस के आंसर वो निकलवाएं। ऐसे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने अब तक दिए नहीं है। इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चंस दे रहा है वो 1 मार्क्स के ही दे रहा है। वो ऐसे क्वेश्चन नहीं बना रहा कि प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन बना दिया और उस क्वेश्चन के बेसिस पर आपसे अगले 10 क्वेश्चंस के आंसर पूछे जा रहे हैं 1 मार्क्स में। ऐसा इंस्टीट्यूट ने अभी तक किया नहीं है, वैसे करना चाहिए प्रैक्टिकल पेपर में। ठीक है, हाँ बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस कराने लायक थोड़ा सा हो जाने दो। ठीक है, उसके बाद 1-2 चैप्टर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो बेटा एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके आएंगे बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, लॉजिक भी आप समझ चुके होंगे। हमारे लिए पेपर को क्रैम करने के लिए, पास करने के लिए, किसी भी कोर्स के लिए हमको स्टार्टिंग के बेसिक और एवरेज लेवल को ज्यादा फोकस करना चाहिए। वहां से क्वेश्चंस ज्यादा आ जाते हैं, उनको बार बार रिवाइज करना चाहिए। इनका रिवीजन जो वेरी बेसिक लेवल का रिवीजन होता है वो कम से कम 10-10 बार होना चाहिए। साथ ही साथ एवरेज लेवल का रिवीजन कम से कम 3 to 4 टाइम्स होना चाहिए। और जो डिफिकल्ट लेवल होता है एक आध बार पढ़ लो और इग्नोर करो, वेरी शॉर्ट नोट्स बना लो, जाने दो। क्योंकि मेनली क्या होता है कि सारा सिलेबस तो आप रिटेन वैसे भी नहीं कर सकते, तो बेसिक और एवरेज लेवल का आप मल्टीपल टाइम अगर आप कर लेते हो, पढ़ लो, समझ लो,
लेकिन रिवीजन जो बार बार करो वो बेसिक और एवरेज लेवल का ही करो। स्पीडली रिवीजन, जो आपको बेसिक और एवरेज से आपका कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि ये दोनों में से अगर कुछ भी मिस होता है तो दो घाटे होते हैं। एक तो ये होता है कि आसान क्वेश्चन को नहीं कर पाए, दूसरा ये होता है कि जो बेसिक और एवरेज क्वेश्चंस आते हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो आपकी स्पीड मैनेजमेंट बन जाता है, पेपर सारा का सारा सॉल्व हो जाता है। एक आध क्वेश्चन टफ आ भी गया तो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी कौन से 100 में से 100 लेके आने। क्लियर हो गया बेटा? एग्जाम्पल नंबर 1 जैसा ही इसका सॉल्यूशन रहेगा। आगे बढ़ता हूं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी बढ़ाऊंगा। और किसी को कोई डाउट तो नहीं ना बेटा? सारी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएंगी आपकी। करेंगे अभी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इसीलिए कंसेप्ट वाइज करा रहा हूं, इसीलिए आपको ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ा रहा हूं जैसे आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कर पाए। हर एक कंसेप्ट को हम अलग अलग से सीख रहे हैं, क्योंकि पहले मैंने आपको प्रोराटा का मीनिंग बताया, प्रोराटा का एक क्वेश्चन कराया, और अगली बार मैंने बड़ा प्रॉब्लम कर दिया। उसके बाद आपको बताया नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपने क्या सीखा। सेकेंड एग्जाम्पल में आपने सीखा कि अगर प्रोराटा उसने सारे के सारे पर्सन्स का किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर्सन का नाम डिस्क्लोज करे या ना करे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोराटा अगर किया है तो सॉल्यूशन हमारा ऐसा ही होगा जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 3 लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा केस को चेंज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, राम लिमिटेड issue 10,000 share at the rate of ₹10 each. Amount called as under application ₹4, allotment ₹4, first call ₹2, application received for 30,000 shares, application received for 30,000 शेयर्स। बेटा अगर आपका दिसंबर अटेम्प्ट है तो अभी लेना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। दिसंबर अटेम्प्ट है तो अभी लेना कंपलसरी नहीं है। ये पर्टिकुलर जो अटेम्प्ट आ रहा है आपका अगस्त वाला, इसे हो जाने दो, इसके क्वेश्चंस भी उसमें इनकॉर्पोरेट होकर के आ जाएंगे, तब ले लेना। बेटा एंट्रीज में किसी का नाम मेंशन नहीं किया जाता, आपने बोला सर एंट्रीज में नेम मेंशन नहीं करना ना। प्रोराटा अलॉटमेंट में हम किसी को भी अलॉट कर रहे हैं, एंट्रीज में कोई नेम मेंशन नहीं करना होता। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स, या फिर आप अवर अर्लियर बेसिस पर आप परचेज करना चाहो तो कर सकते हो, बट उसमें क्या रहेगा, आप एक एग्जामिनेशन पेपर जो अगस्त वाला आ रहा है उसको अलग से सॉल्व कर लेना। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 30,000 शेयर, शेयर्स allot by company as under name, application received, allotted, Ram 1,000 application received, allotted 1,000 share, Mohan 4,000 application received, रिटर्न फुल, सारा का सारा वापस कर दिया।
मोहन से 4,000 की एप्लीकेशन मिली, सारा का सारा वापस कर दिया। सीता 5,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड, 5,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड, allotted 4,000, allotted 4,000, public 20,000 application receive, allotted pro rata basis, प्रो राटा बेसिस। तो बच्चों यहां पर राम को स्पेशल ट्रीटमेंट किया है, मोहन का स्पेशल ट्रीटमेंट किया है, सीता से जो अमाउंट मिला है उसका स्पेशल ट्रीटमेंट किया है, लेकिन पब्लिक से जो 20,000 एक्सेस जो एप्लीकेशन मिले हैं उनका प्रोराटा कर दिया है। तो टोटल अगर देखा जाए तो यहां पर जो एप्लीकेशन मिला हमको 30,000 का एप्लीकेशन मिला, और यहां पर जो हम अलॉट करने वाले हैं, क्योंकि प्रोराटा बोल दिया, प्रोराटा का मतलब जितने हम शेयर अलॉट करने वाले हैं, जैसे कि टोटल 10,000 शेयर हम पब्लिक को देने वाले हैं, 10,000 शेयर हम इशू करने वाले हैं। 10,000 में से 1,000 दे दिए राम को स्पेसिफिकली, 4,000 दे दिए सीता को, बचे 5,000। तो पब्लिक को जो हम देंगे 20,000 शेयर के बदले कितने देंगे? 5,000 शेयर ही अलॉट करेंगे। 20,000 शेयर के बदले हम क्या करेंगे? 5,000 शेयर अलॉट करेंगे। देखो बेटा, जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए कि आपने पैसा फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करना है, उस पर इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट में इतने % देना है, तब तक आप पैसा अलॉटमेंट के बाद आगे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना बनता है। क्योंकि एप्लीकेशन का अमाउंट जब ड्यू होता है तभी अलॉटमेंट ड्यू कर दिया जाता है साइमल्टेनियसली, तभी अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया जाता है। तो एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना जस्टिफाइड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अलॉटमेंट के बावजूद भी किसी का पैसा बच जाए तो वो रिटर्न करना बनता है, और अलॉटमेंट पर जिसको शेयर नहीं दिए उसका पैसा भी रिटर्न करना बनेगा। तो एप्लीकेशन का पैसा जब ड्यू करेंगे उसी को बोला जाता है अलॉटमेंट इवेंट, और उस अलॉटमेंट इवेंट पर पैसे का रिटर्न बनता है जिसको शेयर नहीं दिए, या अलॉटमेंट का सारा अमाउंट एडजस्ट होने के बावजूद भी किसी का पैसा बच रहा है तो वो भी अलॉटमेंट पर वापस कर दिया जाता है, जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ना हो। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी आपको गिवन होते हैं कि आपको किस रेट से यहां पर इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करने हैं। बेटा इस केस में मैंने प्रोराटा किया, पिछले केस और इस केस में डिफरेंस ये है, वहां पर भी 3-4 पार्टी थी, एक पब्लिक का केस था, वहां हमने सिर्फ बोला था कि 20,000 के बदले 10,000 देंगे, या 30 के बदले 10 दे देते। ये रिलेशनशिप बन सकता था, लेकिन ये रिलेशनशिप नहीं बन पाया। प्रोराटा में ये रिलेशनशिप नहीं बन पाया क्योंकि कुछ लोगों को प्रीफरेंस दिया गया है। सिर्फ ये एप्लीकेशन बता देते और लास्ट में लिख देते कि 30,000 की एप्लीकेशन मिली है, इनका प्रोराटा कर दो, इनका प्रोराटा कर दो। अगर ये ना बता रखा होता कि राम को कितने दिए, मोहन के वापस कर दिए, सीता को कितने दिए, और बाकी का प्रोराटा कर दिया, इसका मतलब इन्होंने खिचड़ी पका दी, कुछ का प्रोराटा और कुछ को स्पेसिफिक अमाउंट में या क्वांटम में हम शेयर्स दे रहे हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम प्रोराटा सिर्फ उसी वैल्यू का करेंगे, प्रोराटा सिर्फ उसी वैल्यू का करेंगे जिसके शेयर्स का प्रोराटा करने के लिए बोला गया, बाकी सारा का सारा स्पेसिफिक केस लेकर के चलेंगे। तो 20,000 शेयर्स के बदले हमने 5,000 शेयर इशू किए, तो 4 के बदले हमने क्या किया? 4 के बदले हमने क्या दिया? 1 शेयर दिया। यहां पर हम प्रोराटा करने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो चलो जी, अब फटाफट इस प्रोराटा के बेसिस पर एक टेबल बना लेते हैं और यहां पर कैलकुलेशंस कर लेते हैं। और कैलकुलेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूं, इसे ऐसे मत लो जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। इसको एक नॉर्मल हिसाब किताब की तरह लेकर के चलो। कब किससे कब पैसे चाहिए ये आपको मालूम रहता है कि एप्लीकेशन के ड्यू के टाइम पर या एप्लीकेशन के रिसीव के टाइम पर फर्स्ट कॉल का ड्यू, फर्स्ट कॉल का रिसीव कैसे होता है, वो सारी बातें आपको मालूम है, एक बेसिक नॉलेज आपके पास है। तो एक जनरल हिसाब किताब की तरह यहां पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, कोई टेबल का स्ट्रक्चर माइंड में ना रटे, और टेबल को कुछ इस तरीके से बना लेना है जो आपके लिए कन्वीनियंट रहे, आपके लिए आसान रहे।
तो सबसे पहले पार्टीज के नाम मेंशन कर लो, क्योंकि पार्टीज के नाम अब मेंशन करना हमारे लिए जरूरी हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम पर हम जो प्रोराटा कर रहे थे उसमें पार्टीज का कोई रेलेवेंस नहीं था, लेकिन अब रेलेवेंस यहां पर क्रिएट हो गया है। तो नेम जो रहेगा, जैसे पहले राम है आर, मोहन एम, सीता एस, पब्लिक पी। तो 4 पार्टी हैं बेटा, चारों का मैंने अलग अलग कॉलम बना दिया। वैसे आपकी नोटबुक में ऑलरेडी कॉलम होगा तो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में हम बात कर लेंगे टोटल, राम, मोहन, सीता और पब्लिक। देखो बेटा, अब थोड़ा सा मैं यहां पर डिटेल चीजें लेके चलूंगा। एप्लीकेशन अप्लाइड, कितने कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया? इसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, इसने 4000 शेयर के लिए अप्लाई किया, मोहन ने, सीता ने 5000 शेयर के लिए अप्लाई किया, और पब्लिक ने 20,000 के लिए अप्लाई किया, और टोटल एप्लीकेशन मिला 30,000 के लिए। अलॉटेड, किस किस को कैसे अलॉटेड किए गए क्वेश्चन में गिवन है। अलॉटेड यहां पर 1000 फुल्ली अलॉट हैं, यहां पर हम बात करेंगे रिटर्न है, यानी 0 अलॉटमेंट है। साथ ही साथ में सीता को 4000 का अलॉटमेंट है, और पब्लिक की बात करेंगे तो 5000 शेयर्स का अलॉटमेंट है। टोटल अलॉटमेंट हमारे 10,000 शेयर्स का है। तो 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला और अलॉटमेंट हमने कर दिया 10,000 शेयर्स का। क्या आपको ये तो पहले मालूम होना चाहिए ना, किसने कितना अप्लाई किया और कितना किसको अलॉटेड किया गया। अब अगर हम यहां बात करें एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव जो हुआ है, वो हमको ईच एंड एवरी पार्टी का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, कितना रिसीव हुआ एप्लीकेशन का अमाउंट, बता सकते हो क्या आप? बच्चे कह रहे हैं सर एप्लीकेशन का अमाउंट 4 रुपीज से है, 4 रुपए का क्वेश्चन में दे रखा है 4 रुपीज का, और ईच एंड एवरी पार्टी जिसने अप्लाई किया उसने एप्लीकेशन तो दिया होगा। क्या मेरी बात से सहमत है बेटा? जिसने अप्लाई किया उसने एप्लीकेशन तो दिया होगा, तो अप्लाई के जो शेयर्स हैं उनमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो एट द रेट ऑफ 4। तो यहां पर एप्लीकेशन का अमाउंट जो होगा अप्लाइड एट द रेट ऑफ 4 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। यहां पर हमने 1000 शेयर का 4 रुपए से 4000 हो जाएगा, 4000 शेयर का 4 रुपए से 16,000 हो जाएगा, 5000 शेयर्स का 4 रुपए से 20,000 हो जाएगा, 20,000 शेयर्स का 4 रुपीज से 80,000 रुपीज हो जाएगा, और 30,000 का 4 रुपीज से हम अगर लगाएंगे तो 1,20,000, और वैसे भी टोटल लगाएंगे तो 120 आ जाएगा। 80 और 20 1 लाख, और 16 1,16,000 और 4 1,20,000। बेटा यहां तक टेबल में मुझे बताइए किसी भी बच्चे को कोई समस्या? बोलो बच्चों बोलो, रटना नहीं है टेबल में। पहले ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है जब हम प्रोराटा की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन कितने कितने शेयर्स का दिया उन्होंने, उनको अलॉट कितने कर दिए, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना मिला, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना मिला, साथ ही साथ में एप्लीकेशन का अमाउंट ड्यू कितना होगा, एप्लीकेशन का अमाउंट ड्यू कितना होगा। अगला कॉलम मैं बनाने वाला हूं एप्लीकेशन अमाउंट ड्यू, एप्लीकेशन ड्यू लिख देता हूं शॉर्ट में। अब मुझे ये बताइए एप्लीकेशन ड्यू जो मैं करूंगा वो किस बेसिस पर करूंगा, अप्लाइड के बेसिस पे करूंगा या अलॉटेड के बेसिस पर करूंगा? अप्लाइड के बेसिस पे करने वाला हूं या अलॉटेड के बेसिस पे? जल्दी से इतना मेंशन कर दो, अप्लाइड या अलॉटेड के बेसिस पर। अप्लाइड में मल्टीप्लाई करूंगा एप्लीकेशन अमाउंट का या अलॉटेड में मल्टीप्लाई करूंगा? अप्लाइड में मल्टीप्लाई करूंगा या अलॉटेड में मल्टीप्लाई करूंगा? जल्दी से बता दो मुझे। अप्लाइड में मल्टीप्लाई करने वाला हूं या फिर अलॉटेड में मल्टीप्लाई करने वाला हूं? अलॉटेड, क्योंकि शेयर्स जो हम दे रहे हैं उन पर ही तो एप्लीकेशन अमाउंट को ड्यू करना बनता है। तो अलॉटेड शेयर्स जितने भी होंगे उसमें कर देंगे, यानी कि यहां एप्लीकेशन ड्यू जो होगी अलॉटेड एट द रेट ऑफ 4। तो राम को
अलॉटेड किए 1000, तो 1000 मल्टी 4 तो 4 के 4000 डी हो जाएगा। मोहन को जो अलॉट किए हैं 0, तो यहां पर जो एप्लीकेशन ड्यू होगा वो 0 हो जाएगा, एप्लीकेशन ड्यू होगा वो 0 हो जाएगा। और साथ ही साथ में सीता की अगर बात करें तो इनको 4000 अलॉट किए हैं, तो 4000 मल्टीप्लाई 4 16,000 इनका यहां पर ड्यू हो जाएगा। और अगेन अलॉटेड की बात करें तो पब्लिक को कितना किया है 5000, तो 5000 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20,000। और यहां पर जो अलॉटमेंट ड्यू हुआ वो टोटल 16 और 4 20 और 20 40,000 से ड्यू हुआ। और 40 से ड्यू होना भी चाहिए कायदे में, क्योंकि 10,000 शेयर है 4 रुपए का, 10,000 शेयर इशू किए 4 रुपए पर शेयर से इशू किए, 40,000 रुपए ही तो ड्यू होने चाहिए। तो एप्लीकेशन ड्यू 40,000, तो रेस्ट अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा एक्सेस अमाउंट। अब एक्सेस अमाउंट कैलकुलेट कर लो कि कितना मिल गया एप्लीकेशन पर एक्सेस। अब एक्सेस देखेंगे, एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ 4, एडजस्ट हो गया 4, एक्सेस मिला यहां पर 0। राम के केस में एक्सेस क्या है हमारा 0 का है, राम के केस में हमारा एक्सेस क्या है 0 का है। दूसरा, मोहन के केस में हम बात कर लेते हैं। मोहन के केस में एक्सेस हमारा है 16,000 रुपए का, क्योंकि एक भी शेयर नहीं दिया, सारा का सारा एक्सेस ही है। साथ ही साथ में सीता के केस में जो हमारा एक्सेस है वो 20,000 की 20,000 मिला, 16,000 रुपए एडजस्ट हो गया, 4,000 एक्सेस है। पब्लिक के केस में कितना एक्सेस है 80,000 मिला, रिसीव 80,000 हुआ, 20,000 एडजस्ट हुआ, 60,000 पब्लिक का एक्सेस पड़ा है। और टोटल एक्सेस की अगर हम बात करें 1,20,000 रुपए मिले, 40,000 ही एडजस्ट हुए, तो टोटल एक्सेस कितना है 80,000। ज्यादातर एंट्री हमारी टोटल के बेसिस पर ही पास होती है। क्या बेटा एक्सेस तक सबको समझ में आया? यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं? जल्दी से मुझे बताओ, अगर इधर तक किसी को समस्या हो तो बताइए मुझे। बड़ा सिंपल सिंपल, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट आती जा रही है वैसे वैसे मैं कॉलम बनाता जा रहा हूं। और जरूरी नहीं है कोई कॉलम बन गया हम ना, अगर हम चाहें तो एक्सेस वाला कॉलम ना बनाएं, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन के पैसे को अलॉटमेंट पर ड्यू कर सकते हैं, एप्लीकेशन को पैसे को अलॉटमेंट पर ड्यू कर सकते हैं और बैलेंस एक रिटर्न का कॉलम भी बना सकते हैं। यस या नो? बट मैंने यहां एक एक्सेस का कॉलम बना लिया। अब हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे जो अमाउंट है उसे अलॉटमेंट पर। ठीक है, तो अलॉटमेंट का जो ड्यू अमाउंट होगा, अलॉटमेंट का जो ड्यू अमाउंट होगा कितना होगा, अलॉटमेंट ड्यू कितना होना चाहिए, अलॉटमेंट ड्यू। भाई राम के केस में बात कर रहे हैं 1000 शेयर उसे अलॉट कर दिए, अलॉटमेंट ड्यू होगा अलॉटेड एट द रेट ऑफ 4। अलॉटेड में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने शेयर अलॉट करें उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी अमाउंट से अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो भाई अगर हम बात करते राम की, बात करते राम को 1000 शेयर अलॉट किए गए, अलॉटमेंट को जो ड्यू होगा वो कितने से होगा, 4,000 रुपए से ड्यू हो जाएगा। 1000 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4,000 से ड्यू हो जाएगा, अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगा 4,000 से। इसके बाद हम बात करेंगे, यहां मोहन की बात करेंगे। मोहन का अलॉटमेंट 0 अमाउंट से ड्यू होगा, क्योंकि इनको तो हमने शेयर अलॉट किए ही नहीं, तो इन पर अलॉटमेंट ड्यू कहां से कर सकते हैं। साथ ही साथ में सीता की बात कर लेते हैं बच्चों, सीता की बात कर लेते हैं। सीता को हमने कितने शेयर अलॉट किए, 4,000 शेयर अलॉट किए, तो इनका जो अलॉटमेंट ड्यू होगा वो 4,000 मल्टी 4 16,000 से अलॉटमेंट ड्यू होगा। सीता का जो अलॉटमेंट ड्यू होगा। पब्लिक के अलॉटमेंट की बात करें, पब्लिक को 5,000 शेयर या अलॉट किए, तो 5,000 मल्टीप्लाई 4, या अलॉटमेंट जो ड्यू होगा वो कितने से ड्यू होगा, 20,000 से ड्यू होगा। अब अलॉटमेंट ड्यू कर लिया एट द रेट ऑफ 4, अलॉटमेंट ड्यू कर लिया हमने एट द रेट ऑफ 4। अब यहां पर जिस जिसका एक्सेस है पहले उससे एडजस्ट कर दो, एक्सेस नहीं है वो वापस मंगा लेंगे, एक्सेस नहीं है उससे मंगा लेंगे, और जिसका रिटर्न बनता है उसका रिटर्न कर देंगे। अब सिंपल सी बात है, अलॉटमेंट पर हम कितना कितना अमाउंट हमको चाहिए। देखो यहां पर इसका एक्सेस 0 है, इसका एक्सेस 0 है, 4,000 रुपए अलॉटमेंट पर ड्यू हो रहा है, तो इसका मतलब 4 के 4 पूरा का पूरा इनसे मंगाएंगे।
इनका एक्सेस 16,000 है, जीरो ड्यू हो रहा है, तो यहां रिटर्न कितना कर दिया जाएगा इनका रिटर्न। बाकी मैं अलॉटमेंट को कॉल करने की बात नहीं कर रहा हूं, उसे हम अलग से बना लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। अभी मैं सिर्फ रिटर्न अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया। यही काम करते हैं, रिटर्न और एडजस्टमेंट ऐसे करके दो कॉलम बना लेता हूं छोटे छोटे। पहला कॉलम आर मतलब रिटर्न का कॉलम है, दूसरा है एडजस्टमेंट ए, एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट ए। अब बेटा न तो पहले केस में न तो राम का कोई रिटर्न होगा और ना ही एडजस्टमेंट होगा, बस इनसे पैसा मंगाया जाएगा 4,000 रुपए, क्योंकि इनका एक्सेस जीरो आ रहा था। मोहन की बात करेंगे, मोहन का 16 के 16,000 रुपए वापस होगा, रिटर्न होगा। यहां इनका कोई भी अमाउंट एडजस्टमेंट नहीं होगा, मोहन का 16 के 16,000 रुपए वापस होगा। साथ ही साथ में अगर हम बात करें सीता के एक्सेस की बात करें, 4,000 रुपए का एक्सेस है और मंगाना इनसे 16,000 रुपए, तो इनका एडजस्टमेंट हो जाएगा 4,000 का अलॉटमेंट पर। बाकी रेस्ट अमाउंट भी मंगा लेंगे, जो 4,000 का एक्सेस है वो सारा का सारा एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पर, यहां कुछ भी रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। पब्लिक की बात करें, पब्लिक का अलॉटमेंट पर 20,000 रुपए चाहिए, लेकिन इनका एक्सेस है 60,000 रुपए, तो यहां पर 40,000 अलॉटमेंट के दौरान रिटर्न हो जाएगा, 40,000 रुपए अलॉटमेंट के दौरान पैसा रिटर्न हो जाएगा। और इनका एडजस्टमेंट कितने का होगा, 20,000 का, 20,000 का एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो टोटल जो एडजस्टमेंट होने वाला है अलॉटमेंट पर वो 24,000 का होने वाला है, और टोटल जो रिटर्न होने वाला है अलॉटमेंट पर, रिटर्न होने वाला अमाउंट 40,000 और 16,000, 56,000 का अलॉटमेंट पर रिटर्न होने वाला है। अलॉटमेंट टोटल में जो ड्यू होगा वो 40,000 से ड्यू होगा। 40,000 से अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, 40,000 से अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, साथ ही साथ अलॉटमेंट के इवेंट पर 56,000 रिटर्न होंगे, और 24,000 रुपए आपके अलॉटमेंट पर एप्लीकेशन का पैसा 24,000 अलॉटमेंट पर आपका एडजस्ट हो जाएगा। सारा क्वेश्चन यहां पर हो चुका है, अब जस्ट एंट्रीज के तौर पर आपको फॉर्मेलिटीज करनी है, और वो भी टोटलिंग से। बेटा यहां तक बताइए किसी भी बच्चे को कोई समस्या, किसी भी बच्चे को कोई समस्या? क्या ये टेबल आपको समझ में आ गई? क्या ये टेबल आपको समझ में आ गई? जल्दी से बताइए। थोड़ा सा मैंने बड़े बड़े कॉलम बना लिए, बड़ी फिगर मेंशन कर लिया, तो हालांकि हम एक कॉलम और बना लेते तो और अच्छा रहता। अलॉटमेंट पर किस किस पार्टी से कितना कितना रिसीव होगा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बैलेंसिंग फिगर में भी डाल सकते हो, लेकिन बैलेंसिंग फिगर में कई बार सेटिस्फेक्शन नहीं आता, बच्चों को कंफ्यूजन से बने रहते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं जो अमाउंट रिसीव होने वाली है, जहां पर मैंने ये नेम कॉलम मेंशन किया, इस कॉलम में मैं यहां पर पुट कर देता हूं उस अमाउंट को, और फिर उसे टोटल कॉलम के नीचे उसका टोटल मेंशन कर दूंगा। सारे बच्चे ध्यान से रखना, मैं यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा हूं, बस अमाउंट को मेंशन कर देता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, 4,000 रुपए अलॉटमेंट ड्यू हुआ, न तो इसका कोई रिटर्न हुआ ना ही कोई एडजस्टमेंट हुआ, तो इस पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर राम से 4,000 रुपए आपको मंगाने पड़ेंगे ना, यस या नो? तो बच्चे कह रहे हैं यस सर, तो इधर हम 4,000 इधर मेंशन करेंगे, 4,000 आएंगे राम से अलॉटमेंट के दौरान जो रिसीव होगा। हम बात करें मोहन की, 16 के 16,000 रुपए इनके वापस करने, इनका कोई ड्यू नहीं है, इनसे कुछ भी नहीं आएगा, तो मोहन से जीरो आएगा, कुछ भी नहीं आएगा अलॉटमेंट पर मोहन से। अगर हम बात करेंगे सीता की, सीता का सुनिए बच्चों, सीता की बात करें तो अलॉटमेंट ड्यू हुआ 16,000 रुपए से, अलॉटमेंट ड्यू हुआ 16,000 रुपए से, एक्सेस पड़ा था मात्र 4,000 रुपए, तो 4 का 4,000 एक्सेस एडजस्ट हो गया, 16,000 रुपए आने थे, 4,000 रुपए पहले से इनके हैं, तो टोटल 12,000 रुपए हम इनसे रिसीव करने वाले हैं अलॉटमेंट पर, तो 12,000 रुपीज सीता से हम रिसीव करने वाले हैं अलॉटमेंट के दौरान। तो 4,000 राम से रिसीव करेंगे, सीता से करेंगे 12,000, 4,000 राम से करेंगे, सीता से रिसीव करेंगे 12,000, मोहन से जीरो। पब्लिक की बात करें, पब्लिक का एक्सेस था 60,000, 20,000 रुपए पूरा एडजस्ट कर दिया, फुल एडजस्ट कर दिया,
40,000 वापस ही किया इनका, तो इनसे कुछ भी नहीं आना, तो पब्लिक से भी जीरो, पब्लिक से भी कुछ नहीं आना, और बाकी पब्लिक का सारा वापस भी हो जाएगा। तो टोटल जो अलॉटमेंट पर रिसीव होगी अमाउंट, टोटल अलॉटमेंट पर जो रिसीव होगी अमाउंट, वो 4,000, 12,000, 16,000 जो आपका अमाउंट रिसीव होना है, अलॉटमेंट पर रिसीव होना है 16,000। बच्चा डिंकी पूछ रही है सर सीता का एडजस्टमेंट बता दो। बेटा बड़ा सिंपल है, सीता ने 5,000 के लिए एप्लीकेशन लगाई, 4,000 शेयर दिए, तो 5,000 का पैसा 4 रुपए से आया होगा 20,000 रुपए, एप्लीकेशन पर एडजस्ट हो गया, 4,000 शेयर हमने दिए, तो 4,000 मल्टीपल बाय 4 इज इक्वल टू 16,000, तो 4,000 का एक्सेस हो गया, और 4,000 का एक्सेस आ गया। अलॉटमेंट पर अब सीता से चाहिए 16,000 रुपए, 16,000 में से 4,000 का तो फुल का फुल एडजस्टमेंट हो जाएगा। ए का मतलब क्या है कि अलॉटमेंट पर एडजस्टमेंट, बाकी 12,000 रुपए रेस्ट 12,000 सीता से हमको मिल जाएंगे। अभी आई थिंक डिंकी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे कितना अमाउंट चाहिए पर्टिकुलर पार्टी से अलॉटमेंट के दौरान वो भी मेंशन करा दिया। टोटल में 16,000 अलॉटमेंट में मिलेंगे, टोटल में 16,000 अलॉटमेंट में मिलेंगे। अब देखो ये तो शेयर्स हैं, ये तो 30,000 शेयर्स हैं, 30,000 10,000 शेयर्स अलॉट किए। इसके बाद अब मैं कैलकुलेशन सिंपल सी आपको समझाता हूं। 1,20,000 रुपए रिसीव हो रहे हैं एप्लीकेशन पर, 1,20,000 रिसीव हो रहे हैं एप्लीकेशन पर, 40,000 हम उसमें से ड्यू करेंगे एप्लीकेशन पर, 80,000 एक्सेस अमाउंट है जिसमें से अलॉटमेंट पर ड्यू होगा 40,000 रुपए, 56,000 रिटर्न कर दिया जाएगा, 24,000 अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया जाएगा, और 60,000 अलॉटमेंट पर फर्दर रिसीव होगा। देखो 24 एडजस्ट होगा और 16 रिसीव होगा, टोटल मिला के बना 40, टोटल मिला के बना 40, और अलॉटमेंट का ड्यू भी कितना है 40 है ना भाई। ड्यू जितना हो रहा है उतना रिसीव प्लस एडजस्टमेंट के टोटल के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो एडजस्ट होने वाला है 24, मतलब एप्लीकेशन के पैसे को अलॉटमेंट पे लगा रहे हैं 24, और रिसीव कितना कर रहे हैं 16,000, दोनों का टोटल मिला के बना 40,000, 40,000 ही अलॉटमेंट हम ड्यू कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चलो अब जल्दी से एंट्री पास कर लेते हैं, क्या क्या एंट्रीज बनेंगी। इस क्वेश्चन में भी अगर देखा जाए टेबल हमने बड़ी लंबी चौड़ी बना दी, लेकिन एंट्रीज बनाना अब हमारे लिए आसान काम हो गया, क्योंकि जो कैलकुलेशन करनी थी वो हमने टेबल से ही कैलकुलेशन कर दी है। ठीक है, अब इस केस में देखो, अगर ये स्पेशल केस ना होता, अब किसी का तो पैसा वापस हो रहा है, किसी से पैसा हमको फर्दर मंगाना पड़ रहा है, तो इन सारी कैलकुलेशंस के लिए, जब ये सारी कैलकुलेशंस तभी अराइज होती हैं जब स्पेशल केस हो। अगर सबको प्रोराटा बोला गया है तो फिर तो आप एक ऑन एंड एवरेजन, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 में या एग्जांपल नंबर 2 में किया, उधर टोटलिंग में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब ईच एंड एवरी पार्टी का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है तो फिर अलग अलग अमाउंट किसी से आ रही होती है तो किसी को वापस जा रही होती है, तो वो सारी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। एग्जांपल नंबर 3 को अभी सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 नोट डाउन करिए। सॉल्यूशन, बनाइए बच्चों फटाफट फटाफट एंट्री, आपके पास सॉल्यूशन है, नोट भी कर लिया होगा आपने सॉल्यूशन। करना क्या है बच्चों, आपने यहां पर पहले एंट्री बनानी है पैसे को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव कितने का हुआ है, 1,20,000 से। टोटल टोटल एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ, 1,20,000 से। एक 1,20,000
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000, 1,20,000। अब इस एप्लीकेशन के पैसे को ड्यू करो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000, जितना मिला उतना ही डेबिट कर दो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एप्लीकेशन का पैसा जो ड्यू करना है वो 10,000 शेयर्स पर 4 रुपए से 40,000 रुपए हमने एप्लीकेशन को ड्यू करना है। 40,000 एप्लीकेशन ड्यू कॉलम देखो, 40,000 टोटल आ रहा है। 40,000 से ड्यू करना है, मतलब शेयर कैपिटल में 40,000 हमने ट्रांसफर करना है। इसके बाद हमने कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट करना है। टू अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पर कितना पैसा ट्रांसफर करना है वो एडजस्टमेंट बताएगा। मतलब ये जो ए मतलब अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट, अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट होना है, 4 और 20, 24,000 का टोटल अमाउंट हमारा अलॉटमेंट पर एडजस्ट होना है। तो यहां पर टू शेयर अलॉटमेंट 24,000 और टू बैंक अकाउंट, जो पैसा आया वो वापस भी जाएगा, जिनका पैसा रिटर्न करना है वो अभी रिटर्न होगा एप्लीकेशन के ड्यू के टाइम पर ही। तो पैसा कितना रिटर्न हुआ है वो भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर पैसा 56,000 हमारा रिटर्न हुआ है। रिटर्न कॉलम में देखिए 56,000, 56,000। अब इसका टोटल लगाओ बच्चों। देखो 56,000 रिटर्न कर दिया, 24 एडजस्ट कर दिया, तो 70, 80 और 40, 1,20,000। सिंपल सी बात है, जो एप्लीकेशन का पैसा आया उसमें से कुछ तो एप्लीकेशन पर एडजस्ट हो गया, कुछ अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया और कुछ हमने रिटर्न कर दिया 56,000। डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था 1,20,000 से, वो 1,20,000 से डेबिट करके खत्म कर दिया। बीइंग एप्लीकेशन money due on allotment and excess amount return after adjustment। एडजस्टमेंट करने के बाद हमने एक्सेस अमाउंट को रिटर्न कर दिया। यहां तक बताइए, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मुझे बताइए। यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है जल्दी से मेरे को बताइए। जल्दी से बताइए। सबको क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जी, मैंने आपसे बात कर रहा हूं। मैंने आप बेसिकली एंट्री बनाया और एंट्री को आपने देखा होगा। यहां पर आपको किसी भी टाइप की कोई समस्या नहीं आ रही है। हमने पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद हमारी अलॉटमेंट को ड्यू करने की बारी आएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू करेंगे तो डेबिट करेंगे उसे, और वो भी 40,000 से डेबिट करेंगे क्योंकि 10,000 शेयर पर 4 रुपये अलॉटमेंट है, 40,000 से डेबिट करेंगे और उसे 40,000 को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। वैसे हालांकि हम टेबल से भी देख सकते थे कि अलॉटमेंट ड्यू कितने का होना है हमारा। टेबल में भी अलॉटमेंट मनी जो ड्यू है वो 40,000 ही यहां पर अवेलेबल है। अगर टेबल में जाकर के अलॉटमेंट ड्यू का अमाउंट देखते तो 40,000 अवेलेबल है। 40,000 से हमने इसे ड्यू कर दिया। अब देखो, अलॉटमेंट को मैंने यहां डेबिट किया है 40,000 से और अलॉटमेंट को ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा है 24,000 से। तो अब अलॉटमेंट को खत्म करना है तो क्रेडिट करके ही खत्म करना होगा। तो डेबिट कर रखा है 40,000 से और क्रेडिट कर रखा है ऑलरेडी 24 से।
तो इसे खत्म करने के लिए मैं 40 माइनस 24 करूंगा तो 16,000 से फर्दर मेरे को शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 16,000 से क्रेडिट कर दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो डेबिट क्या करूंगा, बैंक अकाउंट। तो पैसा मेरे को कितना आएगा, बैंक से जो पैसा आएगा वो कितना आएगा, जो भी शेयर होल्डर्स हैं जिन पर पेंडिंग चल रहा है उनसे जो पैसा आने वाला है वो 16,000 आने। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब देखो 16,000 रुपए मैंने आपको इन एंट्रीज के बेसिस पर बैलेंस के थ्रू कैलकुलेट करके बताया, और टेबल में भी अगर हम देखेंगे तो जो हमारा अमाउंट रिसीव करना है वो हमने जो कैलकुलेट किया था नेम वाले कॉलम में मेंशन कर दिया था। 16,000 ही हमारा अमाउंट यहां पर हमने टोटल लगाया था कि किस पार्टी से कितना रिसीव करना है। तो टोटल में 16,000 रुपए। तो यहां जो एंट्री बना रहे हैं वो इंडिविजुअल पर्सन के नाम से नहीं बना रहे हैं, वो टोटल से बना रहे हैं कि टोटल में 16,000 रुपए हमारे को रिसीव हो जाएगा अलॉटमेंट के दौरान। अलॉटमेंट पर पैसा वापस भी हो गया, अलॉटमेंट ड्यू भी हो गया, साथ ही साथ में जो जिन पर्सन से पैसा अलॉटमेंट पे लेना था उन सबसे पैसा रिसीव भी हो गया। अब फर्स्ट कॉल नॉर्मली ड्यू करेंगे और नॉर्मली रिसीव कर लेंगे। फर्स्ट कॉल 2 रुपए से है, 10,000 शेयर्स पर 20,000 रुपए से ड्यू होगी और 20,000 रुपए से ही रिसीव होगी। तो फर्स्ट कॉल की अगर एंट्री हम बनाएं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नरेशन नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा स्पेस कम है, 2 एंट्री बनानी है मुझे। 20,000 के 20,000 से ये एंट्री हम बना देंगे 20 के। और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अगेन 20 के से ये एंट्री बना देंगे 20,000 से। क्या बच्चों आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत रहेगी यहां पर? कैसा लगा अलॉटमेंट? टफ लगा या आसान ही है? कोई मुश्किल काम नहीं है। एक लेंदी हो सकता है लेकिन टफ नहीं बोल सकते आप इससे, क्योंकि टफ के लिए कुछ रॉकेट साइंस तो मैंने आपको सिखाया नहीं, प्लस माइनस ही सिखाया। टेबल बनाते गए, इंफॉर्मेशन आती गई, उन कॉलम्स को फिल करते गए। कुछ मुश्किल था क्या? जल्दी से बताओ, दिल से बोलो, टफ है या आसान है। मेरा मन रखने के लिए मत बोलना कि सर आप पढ़ा रहे हो तो बोल देते हैं आसान है। समझ आ गया ना? प्रोराटा आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा होगा। ऐसा कोई बच्चा जिसको टफ लग रहा हो प्रोराटा, अभी भी कोई दिक्कत कर रहा हो, जरा मेरे को बताइए। ऐसा कोई बच्चा जिसको ऐसा लग रहा हो कि प्रोराटा सर अभी टफ है? लेंदी जरूर है, लेंदी की तो मैंने आपसे बोला कि अब कोई ज्यादा देर तक किसी पर वर्कआउट करना हो वो एक अलग बात है, वो तो देखो प्रोसेस है। बाकी अगर देखा जाए तो प्रोराटा का कंसेप्ट आसान ही है, प्रोराटा भी कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रोराटा अब टफ हो जाएगा। प्रोराटा अब टफ हो जाएगा। अब प्रोराटा के साथ में जब पहले सीखी हुई समस्या आपके साथ डालने का प्रयास करूंगा ना, यहां तो बेटा प्रोराटा कंप्लीट हो गया। अब मैं प्रोराटा के साथ क्या करूंगा, कुछ पर्सन्स को डिफॉल्टर बनाऊंगा। क्या करने वाला हूं? कुछ पर्सन्स को डिफॉल्टर बनाऊंगा और डिफॉल्टर बनाने के बाद उनके शेयर्स फॉरफिट कराऊंगा। प्रोराटा में कुछ पर्सन्स को डिफॉल्टर बना करके उनके शेयर्स को मैं फॉरफिट कराने वाला हूं। बस ये कंसेप्ट आपको और एक बार फील कर लेना है। वैसे हालांकि आपको शेयर फॉरफिट करना भी आता है, री इशू करना भी आता है, प्रोराटा भी आपको अलग से आ ही गया। अब प्रोराटा के साथ साथ हम कुछ पर्सन्स को डिफॉल्टर बना लेंगे, उनके पर्सन्स उनके शेयर्स को फॉरफिट कराएंगे और फिर उसके बाद री इशू करेंगे। तो ये कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास से। अभी आपका एक छोटा सा ब्रेक है, मतलब ब्रेक रहेगा, आपका टाइम चल रहा है अभी
10:20 हो रहे हैं बेटा। और आपका ब्रेक जो रहेगा कितने बजे तक चाहिए आपको? जल्दी से मेरे को मैसेज करिए। आपको ब्रेक कितने बजे तक चाहिए? कितने टाइम का ब्रेक चाहिए? उसके अकॉर्डिंगली बढ़ते। सारे बच्चे अपना अपना टाइम मेंशन करो। टाइम मेंशन करिए बेटा। 10:45, 10:45, 15 मिनट। बेटा एफएम का कराऊंगा, अलग से कराऊंगा, थोड़ा सा ब्रेक लेके। 10:50, 10:50। चलो ज्यादा बड़ा ब्रेक नहीं कर रहे हैं। 10:20 का टाइम हो रहा है। 10:20 का टाइम हो रहा है। 10:45 पर मिलते हैं। सफिशिएंट ब्रेक है बेटा। नहीं बेटा, 10:45 पे शुरू कर लेंगे। ऐसे तो क्लास आपके जो मैं टाइम देता हूँ उससे लेट शुरू होती थी, आज तो टाइम पर शुरू हो गई ना आपकी क्लास। कई बार लेट शुरू होती तो क्लास भी टाइम पर शुरू हो गई। 10:45 शुरू करते हैं बेटा क्लास को।